हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 होने वाला है फाइनल लैब सीरीज का। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई मेन की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल, और इसके साथ साथ हम लास्ट 5 ईयर के जेई मेन के सारे प्रीवियस यूज कर रहे हैं और सारी पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें कवर कर रहे हैं जो तुम्हारे जेई मेन में पूछी जा सकती है, आज तक पूछी गई है। तो इस सीरीज में देखो, ये किसके किसके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर तुम एक जेई मेन 2025 एस्पिरेंट हो और तुम्हें जेई मेन के लिए स्पेसिफिकली रिवीजन करना है तो तुम्हारे लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम जीरो टू जेई मेन लेवल तक प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। उसके अलावा जेई मेन के लेवल पे तुम्हें जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 5 ईयर के सारे भी वाइक्यूज हम इसमें कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तुम्हारे लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज में देखो यार, क्या क्या चीज़ें हैं कि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जेई मेन के लिए, और वो भी हम वेटेज ऑर्डर में कर रहे हैं। और इसमें साथ साथ में तुम्हें टॉपिक्स का वेटेज ही बताता हूँ चैप्टर में कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना वेटेज है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो वैसे तो मैंने इंट्रो वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, तो तुमने अगर वो अभी तक नहीं देखी तो जाके एक बार देख लेना उसको। तो इसके अलावा लास्ट 5 ईयर के जेई मेन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम इसमें। इसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि जेई मेन में पूछी गई है, पूछी जा सकती है, वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी तुम सॉल्व कर सकते हो ताकि तुम फिजिक्स से काफ़ी सारा टाइम बचा पाओ, जिसको तुम आगे मैथ वगैरह में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें लेंदी पेपर आ रहा है आजकल, तुम्हें भी पता है। और इसके अलावा ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है तुम्हारे लिए टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन फिजिक्स जेई मेन 2025। ठीक है। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेरा एक इंट्रोडक्शन, अगर तुम पुराने हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो मैं करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, और टीचिंग मेरा पैशन है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे ये जे रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हमने एक पार्ट कवर कर रखा है। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 6.8% के आसपास इसका वेटेज है, और इस साल 5.2% है, और ये मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा है। इसके अलावा यहाँ तक हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में, ये रेजिस्टेंस एंड सर्किट तक, यहाँ तक किरचॉफ लॉ तक। आज हम यहाँ से आगे पावर, हीटिंग इफेक्ट, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर ये सारे टॉपिक इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो यार इधर भी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा था। तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुई है, बट ठीक है, अब काफ़ी बेटर है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है यार। तो आगे बढ़ते हैं यार, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो चलो यार, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, फिर वहां से फिर हम आगे आएंगे पावर पर। तो हेडिंग डाल सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो इस पे भी काफ़ी सवाल आते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। तो ऐसा है यार, लेट से देखो तुम्हारे पास इस तरीके का कोई एक रजिस्टर है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस है इसकी, इसके अक्रॉस लेट से पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ठीक है, इसके एंड्स के अक्रॉस। अब इसमें से कुछ आई करंट लेट से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, लेट से कुछ क्यू टाइप का चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है और क्या कहते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है और वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा इस चार्ज को फ्लो कराने में यहाँ से वहां तक, ठीक है। तो अगर उस छोटे से वर्क को मैं लिखना चाहूँ तो मैं उसको इस तरीके से डी क्यू इंटू वी टाइप कर नहीं सकता। क्यू इंटू वी तुम्हारा वर्क होता है, ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। तो एक डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, एक छोटे से डी क्यू चार्ज को अगर मैं रजिस्टर के क्रॉस मूव कराना चाह रहा हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये डी क्यू इंटू वी टाइप का, ठीक है। समझ में आ गया भाई। तो ये जो वर्क है बेसिकली, ठीक है, इस डी क्यू इंटू वी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और एक चीज तुम्हें पता है, हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि आई तुम्हारा क्या होता है भाई, डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। तो डी क्यू को मैं आई डी टी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको आई डी टी इंटू वी लिख सकता हूँ, ठीक है। और वी की वैल्यू काम करता हूँ, ओम्स लॉ से आई आर लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया। और एक्चुअली में होता क्या है कि ये वर्क जा कहाँ रहा है, ये एज हीट सराउंडिंग में रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। ये जो वर्क डन है ये एज हीट इस रजिस्टर के अराउंड सराउंडिंग में रिलीज हो सकता है। तो मैं इसको डी डब्ल्यू को डी एच लिख दूंगा अब यहाँ पर, ठीक है। मतलब इतनी हीट रिलीज हुई जब हमने एक डी क्यू टाइप का चार्ज रजिस्टर के थ्रू थ्रू यहाँ से फ्लो कराया, ठीक है, हो गया। तो डी एच की बराबर, डी एच की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ठीक है। तो ये आया डीएच का वैल्यू। अब मुझे अगर एच चाहिए तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, एच हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। और अगर आई तुम्हारा कांस्टेंट है तो ये आई स्क्वायर आर डेल्टा टी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसी का एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, आई को मैं अगर वी बाई आर लिख दूँ
ओम्स लॉ से आई की जगह वी में अगर लाना चाह रहा हूँ फार्मूला में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई आर डी टी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, चाहिए लिख सकते हो। और अगर ये आई और वी तुम्हारे कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ, सॉरी टाइम के साथ में, तो तुम्हारा ये आई स्क्वायर आर डेल्टा टी या वी स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी टाइप का भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हीट के फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम हीट लिख सकते हो। तो एक है तुम्हारा आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, एक है तुम्हारा वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी। ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा एक बार इसको फिर से लाते हैं यहाँ से, है ना। तो डी एच को हमने लिखा था यहाँ पर आई स्क्वायर आर डी टी, या डी डब्ल्यू भी कहा था हमने इसी को, चलो डी डब्ल्यू कह देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, आई स्क्वायर आर आ रही है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी तुम्हारा क्या होता है, पावर होता है। तो पावर की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर, या फिर तुम इसको वी स्क्वायर बाई आर भी ओम्स लॉ से लिख सकते हो, या वी आई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तुम, ये सारे फार्मूले तुम यहाँ पे इसके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पावर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और हीट मैंने तुम्हें बताई दी, आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू डेल्टा टी। वैसे तो आई स्क्वायर आर डी टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी होता है, बट अगर आई फंक्शन ऑफ टी ना होकर के आई टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो तुम ये डेल्टा टी वाले, ये वाले फार्मूले भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट और पावर की बात। तो यार आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी हम पावर की बात कर ही रहे हैं, तो पावर में एक छोटा सा टॉपिक और है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, खैर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट 2 मिनट का टॉपिक है, तो मैंने कहा ये भी बता ही देता हूँ, तो एक बार देख लो। बट चांसेस कम है इससे क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पावर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कोई इस तरह का एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और इस पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस डाला कैपिटल आर का। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का अगर हमारे पास सर्किट है, सिंपल एक बैटरी और एक तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगी। लेट्स से यार आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, अगर मैं सर्किट के लिए पावर लिखना चाहूँ, पावर, तो पावर होगी तुम्हारी आई, कहाँ कहाँ पावर जनरेट होगी, देखो एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, तो तुम्हारी पावर होगी आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, बट अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस थ्योरम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, इस बैटरी को हम फिक्स्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अब चेंज नहीं हो सकती। बट फॉर दिस बैटरी हम इस आर की डिफरेंट चीजें, मतलब डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, जैसे कभी 10 ओम का रेजिस्टर लगाया, कभी 20 ओम का रेजिस्टर लगाया, तो रेजिस्टर को हम बेसिकली चेंज करते रहेंगे। तो हम कितने ओम का रेजिस्टर लगाएं कि हमें मैक्सिमम पावर मिले, ठीक है, ये हमें निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये वेरिएबल रहेगा तुम्हारा। ठीक है, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो हमें इस वाले से मतलब नहीं है, तो टोटल पावर है, पर लोड रेजिस्टेंस की पावर पे से हमें मतलब है, वो कितनी है भाई, आई स्क्वायर कैपिटल आर। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब ये हो गया है ना। और अगर मैं इस सर्किट के लिए मैं अगर केवीएल लिखूं, मतलब अपना पूरे लूप में घूम जाता, तो मैं लिखूंगा माइनस आई स्क्वायर आर माइनस, सॉरी माइनस आई आर लिखना था मेरे को, है ना, माइनस आई आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा कि जो हमारा आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो पावर हो जाएगी, मैं इसको पावर ही लिख रहा हूँ, पी लोड को ही। ठीक है, समझ जाना अपने आप। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर के बराबर, यानी कि आई का वैल्यू रखेंगे ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक है, पावर, है ना। तो ये पावर का एक्सप्रेशन आया भाई। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था कि हम इस सेल को तो फिक्स कर दे रहे हैं, बट हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, और हम वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसके लिए इस सर्किट में मैक्सिमम पावर, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर जनरेट हो। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, अगर हम बैटरी को फिक्स कर दे रहे हैं, तो ई और स्मॉल आर तो हमारा फिक्स हो गया, है ना। तो वैरी क्या कर रहा है, आर। ठीक है, तो ये पावर एज अ फंक्शन ऑफ आर मिल गया हमें बेसिकली, क्योंकि बाकी सारा तो कांस्टेंट है। तो हमें पावर एज अ फंक्शन ऑफ आर मिल गया, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो अब हम क्या करें, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम बोलेंगे डीपी बाई डी आर को अगर मैं जीरो कर दूं, तो मुझे पावर एज अ फंक्शन, पावर मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये डीपी बाई डी आर को जीरो करेंगे, अब मैं पूरा डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। जब तुम ये करोगे, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कि कैपिटल आर की वैल्यू आएगी स्मॉल आर के बराबर।
ठीक है। तो इस कंक्लूजन पर हम आए, यही होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि अगर हमारे पास इस तरह का सर्किट है जिसमें बैटरी हमने फिक्स कर दी और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो आर की हम कैपिटल आर की बेसिकली क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा ये है क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेट हो, तो वो तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। मेन पॉइंट ये है ध्यान रखने वाला। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, देखना है ना। हमने किस सर्किट के लिए बात करी, इस तरीके का सर्किट जिसमें एक बैटरी इस तरीके की सिंपल सी लगी हुई है, मतलब बेसिकली एक सेल है और ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। सर्किट ऐसा भी हो सकता था भाई, है ना, कि लेट से ये तुम्हारा एक सेल है, ठीक है, और इसमें हमने इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दिए, आर है, ठीक है, ये आर है ना, ये भी आर है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नेटवर्क सा बना सकते हैं, लेट से ये है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भाई, कि ये पूरा का पूरा लोड रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल लूँ, एक आर इक्विवेलेंट, इन सब की जगह एक रेजिस्टेंस निकाल लूँ, वो दिख भी रहा है, पहले वो दोनों आर पैरेलल में होंगे, फिर उनके साथ ये वाला सीरीज में होगा, तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट कुछ निकलेगा, और उसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर के बराबर कर दूं, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है। तो आर की वैल्यू ये होगी, है ना, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है। और जब हमें ये मिल गया तो पी मैक्स कैसे लिखोगे भाई, पी मैक्स सिंपल है, आई स्क्वायर आर, या फिर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। पी मैक्स तो उसके बाद लिख ही लोगे, और आर की वैल्यू हमने निकाली ली कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का है कि आर तुम्हारे पास एक नहीं होकर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। ठीक है। उसके अलावा एक केस ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास इस तरीके का हो, कि तुम्हारे पास सेल कुछ इस तरीके का गिवन हो, कि दो सेल सीरीज में हो गए, है ना, इनके साथ लेट से एक सेल पैरेलल में हो गया। ठीक है। इस तरीके का सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये तुम्हारे एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से तुम्हारे इस तरीके से कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें भी वही करना है भाई, कि इस पूरे सेल को हटा करके एक इक्विवेलेंट सेल बनाओ। ठीक है। वैसे ये चीज आती नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें सेल कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं, बट अगर आ जाए तो तुम अपने आप से ट्राई कर सकते हो, बट आएगा नहीं, इसकी चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेल बनाओ इनकी जगह, है ना, एक इक्विवेलेंट जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट कुछ टाइप का आ जाए, आर इक्विवेलेंट टाइप का आ जाए। ठीक है। जब ये आ जाए तो इस आर इक्विवेलेंट के बराबर तुम्हारी कैपिटल आर होनी चाहिए। ठीक है। तो यही हो सकता है, और हो सकता है कि ये भी कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो, ये भी कॉम्बिनेशन में हो, दोनों का इक्विवेलेंट बना के फाइनली अल्टीमेटली तुम्हारा एम क्या है भाई, सर्किट को पूरा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, जिसमें तुम्हारा एक ई इक्विवेलेंट हो, आर इक्विवेलेंट हो, है ना, और इसमें तुम्हारा एक लोड का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो। ठीक है। इस तरीके के फॉर्मेट में लाना है। जैसे तुम इसको ले आओगे, यहाँ पे तुम बोल सकते हो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉल आर इक्विवेलेंट के बराबर होनी चाहिए, है ना। जब ये हो जाएगा, फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर, फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, पावर इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम पावर होगी कितनी, जितना हम, मैं एक बार आखिरी में फिर से लिख देता हूँ, वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर के बराबर, है ना, यानी कि ई स्क्वायर, ई इक्विवेलेंट लिख लेना, आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट होल स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे। तो इतना सिंपल है यार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यार अब आओ इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इन द फिलामेंट ऑफ अ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट्स। ठीक है भाई। तो पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो करंट निकाल लेंगे P इक्वल टू वी आई से, है ना। तो आई तुम्हारा हो जाएगा P बाई वी, यानी कि 110 बाई 220, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। और ये किसके बराबर होता है भाई, ये तुम्हें क्या गिवन है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है। तो आई तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, है ना। और डी क्यू को अगर मैं लिखूं, तो मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक है। तो डी एन ई बाई डी टी ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। तो ऐसे तो ई इंटू डी एन बाई डी टी, ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है। डी एन बाई डी टी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है। यही यहाँ पे तुम्हें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई इंटू डी एन बाई डी टी। तो ये आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 इज इक्वल टू ई की वैल्यू जाएगी 1.6 इंटू 10 to the power -19। ठीक है। और डी एन बाई डी टी की वैल्यू तुम्हें यहाँ से गिवन ही है कितनी, डी एन बाई डी टी तुम्हें निकालना है। ठीक है। तो इसको मैं लेट से कुछ नाम बोल देता हूँ, ठीक है, डी एन बाई डी टी बोल देता हूँ। ठीक है। डी एन बाई डी टी, तो डी एन बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power 16। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 31.25 इंटू 10 to the power 17। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वाट 200 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एट 100 वोल्ट सप्लाई। पावर डिसिपेशन, ठीक है। जब इस तरीके का गिवन हो ना कि किसी बल्ब की तुम्हें रेटिंग इस तरीके से गिवन हो, वॉट और वोल्टेज और वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है, और उसके बाद उसको किसी दूसरे वोल्टेज पे कनेक्ट करे, तो इस केस में सिंपल काम ये है, पहले इससे निकालो इस बल्ब की रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस निकल जाए, उससे फिर हम इसका पावर डिसिपेशन निकाल लेंगे, जो कि होगा तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ से पावर की वैल्यू देखो, पी होता है तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर, और पावर की वैल्यू यहाँ पे दी है 50, और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 200 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 200 इंटू 200 अपॉन 50, है ना। 54 से 200, 800 आ जाएगी तुम्हारे आर की वैल्यू, 800 ओम, ठीक है। यहाँ से पावर निकालेंगे इसके लिए, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि 100 इंटू 100, क्योंकि वोल्टेज देखो 100 गिवन है, अपॉन 800, है ना। 8, ये आ जाएगी 12.5 वाट। तो इतना सिंपल होता है भाई ये क्वेश्चन। ये तुमने शायद क्लास 10 में भी किए होंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जेई मेन में भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का है। When a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at the rate W, ठीक है। If the wire is cut into two halves and then these halves are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipation will become, ठीक है। When a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates the energy at a rate W, मतलब वही W जो तुम्हारा पावर गिवन है वो बेसिकली V स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। अभी कह रहा है वायर को दो हाफ में काटा और पैरेलल में लगा दिया, तो इस तरीके का वायर था, है ना। बीच से काटोगे तो जो दो हाफ कटेंगे, इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि R रो एल बाई ए होता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो लेंथ पे काटा, तो रो L/2 अपॉन ए हो जाएगा, तो दोनों का R/2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया बात है। अब इनको ये कह रहा है पैरेलल में लगा दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, इस तरीके से R/2 पैरेलल में लगा दो, सेम सप्लाई के अक्रॉस। तो इनका रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट निकालो तो R/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग बहुत कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। R/4 हो गया, ठीक है। और सेम सप्लाई के क्रॉस लगाया, तो अब पावर कितना होगा भाई, सेम सप्लाई रहेगा, यानी कि वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, तो वी स्क्वायर बाई आर, नया आर कितना हो जाएगा, R/4, यानी कि 4 वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर बाई आर तुम्हारा डब्लू था, तो 4W हो जाएगा इससे आंसर। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मजे की बात ये है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें लोग गलती करेंगे कि देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, ठीक है। तुम बताओ। अगर तुमने अभी तक लेक्चर अच्छे से समझा है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। एक बार ध्यान से फिगर्स को देखो और बताओ, कमेंट करना, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ गया था कि नहीं, सही ऑप्शन, ठीक है। चलो, हाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है ना। कि देखो सब में आई करंट जा रहा है ना। तो सब में आई करंट जा रहा है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल का इसने कुछ जिक्र भी नहीं किया यहाँ पर कि क्या है, मतलब सेम पॉइंट्स के बीच में या नहीं। तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, यही यूज होगा, ठीक है। अब कैसे यूज करना है इसको समझते हैं। चलो, पहले फिगर को देखो। इसमें जो आई करंट आ रहा है, ये पहले इन दोनों नोड्स में जाएगा, ये ऊपर वाले जिसमें आर गया है इसमें, तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा, कि दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, समझ में ही आ रहा है। तो I/2 इसमें चला जाएगा, I/2 इसमें चला जाएगा, और फिर यहाँ से आकर के फिर मिल जाएगा, और यहाँ से फिर से आई इसमें चला जाएगा। तो इसकी अगर मैं अब नेट में पावर लिखना चाहूँ तीनों रजिस्टर की, तो इस वाले के लिए लिखूंगा तो आई स्क्वायर बाई आर के हिसाब से I/2 का स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर, ठीक है ना ये। प्लस इसके लिए लिखूंगा वही सिमिलर I/2 का स्क्वायर आर, प्लस इसके लिए लिखूंगा आई स्क्वायर आर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, I² बाई 4 आर, आई स्क्वायर आर बाई 4, आई स्क्वायर आर बाई 2 प्लस आई स्क्वायर आर, यानी कि 3I² आर बाई 2 बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बढ़िया है भाई। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। इसमें क्या है कि देखो इन दोनों में मिला करके ये 2R का रेजिस्टेंस है, ये R का रेजिस्टेंस है। तो अब करंट स्प्लिट होगा, लेकिन कैसे, क्या इक्वल स्प्लिट होगा, नहीं। जिस पे रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। तो नीचे वाले में करंट जाएगा तुम्हारा कितना, R/R+2R, यानी कि R+2R, है ना, यही होता है ना। ये बेसिकली हाँ, ये इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट भी, इसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो ये मैं ऊपर वाले का बेसिकली लिख रहा हूँ, तो ऊपर वाले नोड में इतना चला जाएगा। ऊपर वाले नोड में लेट्स से ये कितना होगा, R/R+2R इंटू करंट कितना, आई।
यानी कि 1/3 × I, तो I/3, एक मिनट, ठीक है ना, I/3, तो I/3 करंट इसमें चला जाएगा और 2I/3 इसमें चला जाएगा। ये पता है कैसे किया ना, करंट डिवाइडर फॉर्मूला हम बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा उसमें करंट कम, ठीक है। और कितना होगा वो R अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिखते तो 2R हो जाता, तो R/R+2R इंटू जो करंट आ रही थी वो, ठीक है। तो ये I/3 इसमें चला गया ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में, 2I/3 कम रेजिस्टेंस वाले में चला जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, बस ये लिख ही दिया है, तो अब यहाँ से अपन पावर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। इस वाले के लिए होगी I² R/9। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, I² I/3 का स्क्वायर किया है बेसिकली। इसमें भी I/3 ही जाएगी, राइट वाले में भी, तो प्लस I² R/9 है ना। और इसमें 2I/3 गई है, तो इसमें हो जाएगा 2I/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4I²R/9, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया है, 2I/3 का स्क्वायर किया है, इंटू आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया 4 5 6I²R/9, यानी कि 2I²R/3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। पिंक से लिख दिया, अच्छी बात है भाई। अब नीचे वाले में देखोगे तो इसमें तीनों में I/3 चला जाएगा, बराबर बराबर, क्योंकि तीनों आर है, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा भाई, I/3 का स्क्वायर इंटू आर, एक का पावर होगा, यानी कि I²R/9 एक का पावर होगा। और तीनों का ऐड करेंगे, I²R/9 प्लस I²R/9 प्लस I²R/9, यानी कि 3I²R/9, यानी कि I²R/3 इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसमें तो दिख ही रहा है भाई सिंपल, कि सब में आई करंट ही जा रहा है, तो ये 3I²R हो जाएगा, ठीक है। तीनों पे I² जा रहा है, I²R ऐड करेंगे, 3I²R हो जाएगा। चलो, तो इससे समझ में आई क्या, सबसे ज्यादा पावर तो इसी में, डी में, ठीक है। फिर है तुम्हारा ए में, ठीक है। फिर है तुम्हारा बी में, और फिर सबसे कम है सी में। देखो सबके कंपेयर कर लेते हैं, तो D A B C होना चाहिए ऑर्डर तुम्हारा, तो कौन सा है, D A B C, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर पूरा सॉल्व करने का मन ना हो, एग्जाम में जल्दी कैसे करें, तो देखो सीरीज वाले में दिख रहा है सबसे ज्यादा पावर होगी, क्योंकि देखो हर में, खास बात क्या है, हर में 3 रेजिस्टेंस है। और देखा जाए सबसे मैक्सिमम करंट इसी केस में जाएगी, तीनों में आई पूरी जाएगी, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। और ऐसे ही तुम ये भी कह सकते हो कि सी में सबसे कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि तीनों में स्प्लिट होनी है और बराबर बराबर स्प्लिट होनी है, ठीक है। ये तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि सी में सबसे कम और डी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सारे पैरेलल में लगा दिए, ये सारे सीरीज में लगा दिए। तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास और कोई है ही नहीं, तो तुम इन तीनों को वहीं से कैंसिल आउट करके सीधा ये आंसर लगा के जा सकते थे आगे, तो बाकी दोनों तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। बट अभी हम समझ रहे थे तो मैंने तुम्हें बता दिया। आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ट्राई करो इसको, 111। हाँ तो यार देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम डिलीवर्स 1 किलोवाट एंड 200 वोल्ट, ठीक है। तो पावर कितनी डिलीवर कर रहा है, मतलब आउटपुट पावर अपने को दी हुई है कितनी, ये है तुम्हारी 1000 वाट के बराबर। और ये बराबर होती है तुम्हारे वी आई के, वी तुम्हें 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो आई निकाल लोगे यहाँ से, कितना आएगा, 1000/220, है ना। ये आएगा तुम्हारा 50/11 एम्पियर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसमें कुछ ना कुछ हीट जो है, क्योंकि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ हीट के फॉर्म में तुम्हारी कुछ पावर लॉस हुई होगी, तो पी लॉस कितनी आएगी भाई, सिंपली I² R के बराबर। तो आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 50/11 इंटू 50/11 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 2, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आएगा तुम्हारा 50² 5 25 25 ठीक है, 100 5000/11 वाट। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, जितना आउटपुट था, यानी कि कितना, 1000, यहाँ लिख देता हूँ, पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस पी लॉस इंटू 100, ये तुम्हारी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 1000/1000 प्लस 5000/11 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा निकल करके 96% के अप्रोक्स। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई में 2024 का। इन द फॉलोइंग सर्किट द बैटरी हैज एन ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम, ये बनाया हुआ है दोनों ही यहाँ पर। पावर कंजम्पशन बताना है, ठीक है भाई। तो पूरे सर्किट का पावर कंजम्पशन बताना है, एक काम करते हैं, इसका रेजिस्टेंस को हम एक काम करते हैं, तीनों को सबको इक्विवेलेंटली वो बना लेते हैं। लेट्स से मैं इस पॉइंट को अगर ए बोल रहा हूँ, तो इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले तो बना लेते हैं, है ना, तो उससे अपना काम आसान हो जाएगा। ए, एक मिनट यार क्या हो रहा है, हाँ, ए, ये भी ए, ये भी ए।
अब ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल तो हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं यार। बी, बी, ठीक है, अच्छी बात है। और इस पॉइंट को बोल दिया सी। तो ए से बीच के बी के बीच में 2 ओम, ए से बी के बीच में 2 ओम, ए से सी के बीच में 2 ओम, और ए से सी के बीच में 2 ओम। जैसे अगर हम ए से चालू करें तो 2 ओम, 2 ओम, तो यहाँ से ऐसा करके हम पहुंचेंगे सी तक। लेट्स से पॉइंट सी है ना। और सी से फिर बी तक भी वही 2 और 2, ठीक है, वाला हिसाब है। 2, 2, ठीक है, ये हम पहुंचेंगे बी तक, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारा रेजिस्टेंस इस तरीके से हमने बना लिए। और फिर ए से बी में एक 2 और एक 2 और है, तो एक 2 ऐसा है ना, ए से बी के बीच में, और एक 2 ऐसा ए से बी के बीच में। अब इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो इन 2 और 2 की जगह आ जाएगा एक 1 का, इनकी जगह आ जाएगा एक 1 का, और इन 1 और 1 की जगह आ जाएगा एक 2 का, है ना। और ये 2, 2, 2 तीनों हटेंगे, और इनकी जगह ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तुम्हारा 2/3 का, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये हम बहुत कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी हमारा सर्किट जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। लोड रेजिस्टेंस 2/3, बैटरी तुम्हारी 2 वोल्ट की, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2/3 ओम, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ आई करंट फ्लो करेगी, है ना। आई की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ -2/3 आई, -2/3 आई +2 = 0। तो आई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2/4/3, है ना। तो ये आ जाएगी तुम्हारी 3/2, 3/2, ठीक है, एम्पियर आ जाएगी करंट की वैल्यू। तो पावर कितना आ जाएगा भाई, I² यानी कि बेसिकली दोनों में होगा ना, इसमें और इसमें, दोनों में। तो पहले वाले में होगा I² यानी कि 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3, और दूसरे वाले में भी होगा 3/2 का स्क्वायर 2/3। तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3, है ना। तो 2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे किया ये, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये इस तरीके से 2 लिख दिया, ठीक है। तो 3/2 और 2/3 तो 1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3/2 यानी कि 3 वाट इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन तो है नहीं, मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 200 वाट एट 100 वोल्ट is used in a circuit having supplies 200 volt supply, ठीक है। रेजिस्टेंस R must be put in the series with the bulb so that the bulb delivers the same power। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 200 वाट 100 वोल्ट, ठीक है, इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, ओके। द रेजिस्टेंस R that must be put in the series with the bulb so that the bulb delivers the same power is, ठीक है। तो बल्ब, है ना, इस तरीके का होगा। इसके साथ हमने लगाया रेजिस्टेंस R, ठीक है। और अब इस पूरे को हमने 200 वोल्ट की सप्लाई पे लगा दिया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इस केस में देखो, जैसे ये तो इसका रेटेड वोल्टेज था, तो इसमें पावर कितनी थी, 200 वाट, है ना। ये कितने पर तुम्हें मिल रही है, 100 वोल्ट पर, ठीक है। बट अब इसने बोला कि हमने इसको एक रेजिस्टेंस आर के साथ लगा दिया 200 वोल्ट सप्लाई पर, है ना, ताकि इसमें सेम पावर मिल जाए। इसमें सेम पावर मिल जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन है भाई, पावर होता है तुम्हारा V²/R, और आर तो चेंज हो नहीं रहा। तो अगर इसको 200 वाट के लिए 100 वोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है ना। तो अगर मैं इसको किसी तरीके से 100 वोल्ट वोल्टेज ही प्रोवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बल्ब के अक्रॉस मुझे 100 वोल्ट का वोल्टेज क्या कहते हैं, चेंज मिल जाए, ठीक है, पोटेंशियल चेंज। और वही सेम, मतलब अगर 100 यहाँ मिला तो क्योंकि टोटल 200 है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 100 होगा, है ना। तो यही अपने को करना है। तो वो कब होगा भाई, दोनों में इक्वल स्प्लिट कब होगा, जब जो इसकी रेजिस्टेंस आर है वो इसकी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाए भाई, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के बराबर हो जाए। और बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है भाई, वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। पावर है 200, है ना, V²/R हो जाता है, ठीक है। तो 200 = 100 इंटू 100/R, तो 100 2, आर की वैल्यू आ जाएगी 50 ओम। तो बल्ब की वोल्टेज 50 ओम है, तो अगर हम इसमें 50 ओम का इसमें साथ साथ लगा दें तो हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 50 ओम हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि अगर दोनों 50-50 के हैं तो ये 200 वोल्ट इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, 100 इस बल्ब पर, 100 इस रेजिस्टेंस पर। और अगर इस पर 100 आया तो इस पर पावर वही 200 के बराबर आ जाएगी। तो यही अपने को करना था, ठीक है। अब इस पावर की वैल्यू कितनी होगी वो तो तुम्हें गिवन ही है, 200 वाट, ठीक है। तो बस आंसर इसका 50 ओम हो जाएगा, ठीक है, 50। ठीक है यार, तो ये होगा तुम्हारे पावर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर के तुम्हारा 113 तक मैंने करा दिए।
इसके आगे 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ 120, यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, पीडीएफ मैं इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। और इसके बाद फिर अब हम हीटिंग इफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब हीटिंग इफेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक कैटल इन 20 मिनट्स आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी दिस टू दिस टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। मतलब ये इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, हिसाब से, और कितनी करी वो पूछ रहा है। फॉर द वाटर टू बी बॉइल्ड इन 15 मिनट। ठीक है, तो पहले 20 मिनट में हो रहा था, अब अपने को 15 मिनट में करना है। ठीक है भाई, तो जो तुम्हारा हीटिंग है ना, हीट जो है वो होगी कितने किससे के बराबर, तुम्हारी पावर इंटू टाइम, यानी कि 20 के बराबर, है ना। और पावर तुम्हारी किसके बराबर थी, I²R, या बेसिकली सप्लाई सेम बोल रहा है ना, ये सेम मेन सप्लाई, यानी कि V²/R यूज करेंगे यहाँ पे, V²/R इंटू 20। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि सेम सप्लाई में डालना है ना। ठीक है, ये हो गया, ये हीट है। ठीक है, अभी कह रहा है सेम सप्लाई यूज करे बट इसकी लेंथ चेंज कर दे, है ना। लेंथ चेंज करने से होगा क्या भाई, लेंथ चेंज करने से तुम्हारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हम इसे हीट, जो अभी हीट ये कर रहा है, एक मिनट, एक ही हमने कर दिया, हाँ ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और सेम हीट लगेगी तब भी, तो तब तुम्हारी हीट को कैसे लिखेंगे हम, V², क्योंकि सेम सप्लाई है, V²/R डैश, तो रेजिस्टेंस लेट से R डैश हो गई। ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द लेंथ, अभी देखते हैं क्या होता है वो। तो लेट से R डैश हो गई, तो V²/R डैश इंटू टाइम कितना बोल रहा है ये, 15 मिनट में हो जाएगा हम। ठीक है, वैसे तो मुझे सेकंड में लेना चाहिए, बट 60-60 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हीट तो दोनों में बराबर ही लगेगी ना, बॉईल करने में तो हीट बराबर ही लगेगी, तो इन दोनों को अपने को इक्वेट करना है बेसिकली। इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 20V²/R इज इक्वल टू 15V²/R डैश। तो यहाँ से मिलेगा अपने को R डैश इक्वल टू 15/20R। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3R/4। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमें 20 मिनट की जगह 15 मिनट में सेम केटल में पानी को गर्म करना है, तो हमें उसकी रेजिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा, 3R/4 टाइम, मतलब 3/4 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या किया है, यहाँ पे डिक्रीज किया है। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम लेंथ को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, ρL/A होती है ना। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ तुम्हारी तो बेसिकली डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। कितना डिक्रीज करेंगे भाई, डिक्रीज टू 3R/4 कर देंगे, है ना। रेजिस्टेंस 3R/4 करना है, तो लेंथ भी 3L/4 टाइम्स हो जाएगी, तो अपना रेजिस्टेंस भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो डिक्रीज 3/4 तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम। देखते हैं भाई, तो लेट्स से सर्किट में कुछ आई करंट आ रही होगी। ठीक है, तो आई में से कितनी करंट इसमें जाएगी, कितनी करंट इसमें जाएगी, फिर वही करंट डिवाइडर फॉर्मूला। तो इसमें जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, तो इसमें करंट कितनी जाएगी भाई, 10/5 + 10 15 हो जाएगी, इंटू आई। ठीक है, यानी कि 2I/3, और मतलब बेसिकली इसमें चली गई 2I/3, और इसमें चली गई तुम्हारी कितनी, एक मिनट, I/3। ठीक है, हीट रेशियो बताना है अपने को। ठीक है, तो इस वाले में हीट कितनी होगी, लिख देता हूँ सीधे सीधे, तो इसमें हीट होगी तुम्हारी I²R, यानी कि 4I²/9 इंटू 5। नीचे वाले में हीट कितनी होगी भाई, डिवाइड कर देते हैं उसी से। तो इसका करंट है I²/3, यानी कि I²/9 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 10। ठीक है, ये हो गया। रेशियो ऑफ हीट ही पूछा है, 5:10 सही किया अपन ने, 5 वाला ऊपर 10 वाला नीचे। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, I² से I² काट दो, 9 से 9 काट दो, तो हो जाएगा 20/10, यानी कि 2:1, है ना। तो ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखा तुमने, इसमें आई की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछा तो बता देते, बट आई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो 2 आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बाई व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ लैम्प डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप बाय 20%। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट से ही तुम्हारा इल्यूमिनेशन होता है, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा लैम्प उतनी ज्यादा इल्यूमिनेशन होगी। हीट किसके बराबर होती है भाई तुम्हारी, I²R इंटू टी के बराबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो है अपन जो है कितना इसका, अगर करंट को 20% ड्रॉप कर दिया तो इल्यूमिनेशन कितना ड्रॉप हो जाएगा। तो करंट को अगर हमने 20% ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली हम पावर से भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर ही कर लेते हैं, तो पावर जो है इसकी I²R होती है। ठीक है,
तो अगर हमने करंट को आई से जगह आई डैश कर दिया, आई डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आई माइनस 20% ऑफ आई, है ना, यानी कि आई माइनस आई बाई फाइव, यानी कि 4i/5 हो गई करंट। जब ये करेंगे तो पी डैश निकालेंगे, आई आई डैश का स्क्वायर इंटू आर के बराबर, है ना। तो आई डैश का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4i/5 का स्क्वायर, यानी कि 16i² बाई 25 इंटू आर, है ना, यानी कि 16/25 आई स्क्वायर आर, तो तुम्हारा पी के बराबर है, पी, है ना। तो डेल्टा पी कितना हो गया पावर में चेंज, बेसिकली पी माइनस पी डैश के बराबर, है ना, पावर बेसिकली डिक्रीज हो गई ना, ठीक है। पी माइनस पी डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई स्क्वायर आर, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, ऐसे लिख लेते हैं ना, पी माइनस 16p/25, यानी कि 9p/25 हो जाएगा डेल्टा पी। तो अपने को निकालना क्या था कि परसेंटेज चेंज ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 करना है अपने को बेसिकली। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है भाई, 9p/25 अपॉन पी इंटू 100, यानी कि 9/25 इंटू 100, 25 4 × 100, यानी कि 9 4 36, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 36% करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम एक बार, रेजिस्टेंस का एक टॉपिक अभी बचा है अपना, वो लास्ट में हम करेंगे। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद तुम इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H amount of thermal energy is developed by a resistor in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it। ठीक है, करंट को अगर हमने 16 एम्पियर कर दिया, तो 10 सेकंड में हीट एनर्जी कितनी होगी, तो हीट एनर्जी तुम्हारी किसके बराबर होती है, बेसिकली आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी है भाई, टाइम तो 10 सेकंड ही लिया है और करंट 4 लिया है, तो 16 आर इंटू 10, है ना, ये एच की वैल्यू है। अब अगर करंट को 16 कर दिया हमने, है ना, तो एच डैश कितना हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू रेजिस्टेंस वही रहेगा आर, और टाइम भी वही 10 ही लिया हुआ है, 10, ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये एच के लिए पहले, फिर आई एच डैश के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो एच की वैल्यू 16 r इंटू 10, इस पूरे को मैं एच लिख दूँ, तो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी सिंपली 16 h, दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये इतना पार्ट 16 r इंटू 10, ये तुम्हारा एच के बराबर है ना, और एच को 16 से और मल्टीप्लाई कर दो तो एच डैश मिल जाएगा, तो एच डैश इक्वल टू 16 h। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A heater is designed to operate with a power of 1000 watt in a 100 volt line, ठीक है, 1000 watt 100 volt line is connected in combination with the resistance of 10 ohm and the resistance of R to 100 volt mains, ठीक है, ये लिखा है, जो फिगर में बनाया भी है। For the heater to operate at this watt, value of R should be, ठीक है। तो इसकी पावर ये लिखी है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले तो, है ना, वही वाला फॉर्मूला यूज करके, P इक्वल टू V² बाई R, है ना। तो 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू 100/R, तो यहाँ से तुम्हें R की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली, आर एच बोल देता हूँ, क्योंकि आर तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना, आर एच, हीटर की आर एच की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी सिंपली 10 ओम के बराबर, ठीक है। अब ये कह रहा है हीटर को ऑपरेट कराना है हमें 62.5 वाट पे, तो 62.5 वाट पे ऑपरेट कराने के लिए अपने को इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू 62.5 इज इक्वल टू V² बाई आर एच, कितना है 10 के बराबर, ठीक है। तो V² की वैल्यू यहाँ से आएगी 625, तो V की वैल्यू आएगी 25 वाट, सॉरी 25 वोल्ट, है ना, वाट क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस बीसी के अक्रॉस, मतलब इस हीटर के अक्रॉस अगर 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा दें, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, और हमें डिजायर्ड वोल्टेज मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास कितना है, 100 वोल्ट है, 25 यहाँ चाहिए, 75 यहाँ चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो कब होगा भाई, है ना, पहले तो हीटर और इस आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, तो हीटर का रेजिस्टेंस है तुम्हारा कितना, आर एच हमने निकाला हुआ है अभी कितना, 10 ओम, और दूसरा है आर, है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 10 r अपॉन 10 प्लस आर, है ना, ठीक है।
अगर इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना चाहो तो हो जाएगा 10R/10+R। ठीक है। ठीक है भाई। तो अब मुझे क्या करना है, इस 100 वोल्ट को ऐसे डिवाइड करना है कि 25 इसमें आए, 75 इसमें आए, है ना। तो ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगा देंगे। तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, तो सिंपल है। 75 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूले से सीधे सीधे लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना, 10 ओम है, 10 अपॉन दिस वैल्यू, है ना, 10 + 10R/10+R। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया बेसिकली रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज 100। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले जाके सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, है ना। तो पहली बात तो 25 3 जा, ये 4 जा, ऐसे चला जाएगा, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 इंटू में 10 + 10R/10+R इज इक्वल टू 40। ठीक है, 3 इंटू में 10+R, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 10R+10R, ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू 40, है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 3 इंटू में 100 + 20R इज इक्वल टू 40 इंटू में 10+R। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर ले लेते हैं, 300 + 20 60R इज इक्वल टू 400 + 40R, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 40R और 60R एक तरफ कर लेंगे तो 20R बनेगा, इज इक्वल टू इधर से कितना बनेगा, 400 - 300 यानी कि 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू सिंपली 5 ओम निकल करके आ जाएगी, तो यही आंसर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट में आते हैं, तो तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ 127 तुम्हारा होमवर्क है, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, बस। तो यहाँ तक 133 तक तुम्हारा होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हीटिंग, सॉरी हीटिंग इफेक्ट तो हो गया, अब अपना बचता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है यार, देखो जैसा कि अभी हमने देखा, जितने भी हम अभी तक सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं, सब में हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, वी, आई और आर, पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हारा रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, और इसी से फिर हम पावर और बाकी सारी चीजें, हीटिंग वीटिंग सब निकाल रहे हैं। ठीक है, बट अपने को वी आई आर में से एटलीस्ट दो चीजें गिवन हो रही है हर बार, तब हम सारी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। बट ये वैसे तो हमें गिवन है क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनको कहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको मेजर करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनका यूज करके हम डिफरेंट मतलब पैरामीटर सर्किट के निकालते हैं, जैसे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो कहीं पर किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच, करंट कितना जा रहा है रेजिस्टेंस में या वायर में, वो निकालना हो, या फिर तुम्हें पर्टिकुलर किसी वायर की या किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस वगैरह निकालनी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम कुछ अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लैब में यूज़ करते हैं। और ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यार जो तुमने अभी अपने 12th क्लास के प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे, और इनके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो इनका कैसे यूज़ करते हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और यहाँ पर हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनसे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे जेई मेन में, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज। ठीक है, बाकी है तो फॉर्मूला बेस्ड ही ज़्यादातर, और उन फार्मूले को समझने के लिए तुम्हें इनका बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि कैसे बने, कहाँ से आए, और फिर वहां से फिर आखिरी में फार्मूला याद करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट में। तो हेडिंग डाल सकते हो पहले, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई, ये करंट को सेंस करता है, सेंसेस करंट, है ना। सेंस का मतलब क्या हुआ भाई, कि ये तुम्हें बता देगा कि एक पर्टिकुलर
अगर तुम इसमें कोई वायर डाल रहे हो, है ना, मतलब किसी वायर में मतलब किसी सर्किट में तुम गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट कर रहे हो, तो ये तो बता देगा कि वहां पर करंट फ्लो हो रही है या नहीं, और करंट की डायरेक्शन क्या है ये। बट ये पर्टिकुलर करंट की वैल्यू नहीं बता पाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ करंट तुम्हारी इसमें फॉलो मतलब तुम्हारी फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मेजर नहीं कर सकता, बस ये इतना बता पाएगा, मतलब बहुत छोटी करंट की फ्लक्चुएशन में भी अ, ये क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगा। तो इसलिए ये तुम्हें पर्टिकुलरली करंट की वैल्यू नहीं बता पाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि किसी कार का स्पीडोमीटर है, जो कि कुछ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक का ही सेंसिटिविटी है। तो जैसे तुम 1 से ऊपर जाओगे, जो कि कार तुरंत ही चली जाती है भाई, है ना, ठीक है। अ, तुम 1 से जरा भी ऊपर गए, तुम 3 पे हो, 4 पे हो, 20 पे हो, 100 पे हो, 120 पे हो, सब पे वो 1 ही दिखाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा उसकी रीडिंग है नहीं, और 1 तो तुरंत ही चली जाएगी। तो बस उसी तरीके का गैल्वेनोमीटर का सीन है कि इसका जो रेंज है बहुत कम होता है, और ये बहुत जल्दी सेंस कर लेता है ना। तो इसलिए ये तुम्हें ये तो बता देगा कि हाँ, अगर जैसे स्पीड 0 है कार की, तो इस तरह का स्पीडोमीटर भी 0 ही दिखाएगा। तो ये तुम्हें ये बता देगा कि हाँ स्पीड है, बट कितनी है वो तुम नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे गैल्वेनोमीटर का यूज करके, ठीक है। तो यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। कैसा होता है भाई, देखो इस तरीके का कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर, मैं एक रफली तुम्हें बताना चाहूँ तो, है ना, इस तरीके से मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ टाइप के। यहाँ पर एक सिलेंडर होगा, है ना, और एक करंट कॉइल कैरिंग कॉइल ऐसे आएगी और इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो करेगी ना, है ना, इस जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें करंट फ्लो करेगी, हाँ, तो मैं यार मैं ये कह रहा था, इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगी ना, तो करंट कैरिंग कॉइल खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये भी हम मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे। तो उसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि हमने इसके साइड साइड में मैग्नेट लगा रखे हैं, ये देख सकते हो। तो इसकी वजह से इसमें एक टॉर्क आएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर तुम्हारे कॉइल में, ठीक है। यहाँ पर एक नीडल होती है, ठीक है, इस नीडल में एक टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क की वैल्यू m×v के बराबर होती है। अभी इससे हमें मतलब नहीं है, एम मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह होता है, सब तुम भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो बस इतना समझना है, टॉर्क जनरेट होगा, इसकी वजह से ये निडल तुम्हारी ऐसे घूम जाएगी, और पता चल जाएगा कि हाँ इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बस यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने तो बताया कि बहुत छोटी वैल्यू पर ही, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो है बता देता है कि हाँ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सर्किट में दिखाने का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, जी टाइप का, ठीक है। और लेट से मैंने इसमें बैटरी लगा दी ऐसे, और इसके अंदर जो करंट जा रही होती है, इसका हम जनरली सिंपल यूज करते हैं आईजी, गैल्वेनोमीटर की करंट को आईजी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी इसका नाम होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो करंट जिस पर ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, उससे आईजी के ऊपर कोई भी करंट होगी तो इसकी वैल्यू आईजी ही बताएगा ये, ठीक है। जैसे कार वाले एग्जांपल में 1 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आईजी हो गया, ठीक है। ठीक है भाई। हम्म। ठीक है, बाकी इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं, एक बार इसकी थ्योरी तुम चाहो तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर की खासियत क्या है भाई, है ना। आप देखो एक चीज ध्यान रखना, कि जो ये करंट जो मेजर करता भी है ना, ठीक है, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, लेट से क्या कहते हैं, पहले 25 डिवीजन थे, है ना, 25 डिवीजन से 5 डिवीजन हो गए, है ना। तो बेसिकली मतलब करंट कितनी हो गई, जैसे तो 25 डिवीजन से 5th डिवीजन पर आ गया, तो करंट भी 1/5 हो जाएगी, इस तरीके से, मतलब करंट जो है तुम्हारी, जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चीज पता होनी चाहिए, बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी खासियत ये है कि इसकी खासियत ये है कि इसी का यूज करके हम आगे एमीटर और वोल्टमीटर बनाने वाले हैं, तो वो समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यार आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज और बता दूं, हाँ, कि ये तो ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दे, ऐसे जा करके ऐसे करंट आए, है ना, तो उस केस में तुम्हारी निडल जो है, अगर पहले राइट की तरफ घूम रही थी तो अब लेफ्ट की तरफ घूमेगी, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है तुम्हारा डायरेक्शन का भी एक आइडिया देता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसका यूज अब आएगा आगे एमीटर समझने में, तो पहले एमीटर समझते हैं और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है एमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए। पहले एमीटर समझते हैं, है ना। एमीटर क्या होता है, डिवाइस यूज टू मेजर करंट, ठीक है। ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तुमने 9th 10th में ये पढ़ा ही होगा पहले, ठीक है। तो एमीटर, है ना, इसका काम क्या होता है, यूज टू मेजर करंट, है ना। ठीक है भाई। अब लेट से मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है, सिंपल सा,
जिसमें कि आर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये है मेरी एक बैटरी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका आर। इस तरीके का सर्किट है। अब इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट से मैं बोलता हूँ आई नॉट। तो इस आई नॉट को मेजर करना है अगर मुझे, वैसे इस आई नॉट की वैल्यू मैं ले सकता हूँ कितनी हो जाएगी भाई, ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे लेट से इसको मेजर करना है सर्किट में, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगा एमीटर, और एमीटर हमेशा लगाया जाता है सीरीज में, ठीक है। क्योंकि हमें इसी लाइन में करंट चेक करना है ना, तो हमेशा एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। तुमने ऑलरेडी वैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम इसको कहीं पर भी सीरीज में, लेट से मैंने यहाँ पर एमीटर लगा दिया ए, ठीक है, ई, ठीक है। बट अब क्या है कि एमीटर हमने लगाया है सीरीज में, और इस एमीटर का अपना भी कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, जरूरी नहीं है वो जीरो हो। जीरो होगा तब तो वो आइडियल एमीटर हो गया, बट इसका लेट से कुछ रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, बट होगा, ठीक है। आर ए, मैं इसकी रेजिस्टेंस को बोल दे रहा हूँ। अब तुम्हारे इसमें करंट फ्लो करेगा, लेट से आई बोलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस आई की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगी तुम्हारी ई अपॉन आर प्लस आर प्लस आर ए, इतनी हो जाएगी, है ना। तो आर ए अगर जीरो है तब तो ये आई जो है तुम्हारा आई नॉट के बराबर होगा। बट अगर आर जीरो नहीं है, आई जो है तुम्हारा वो आई नॉट से स्लाइटली कम होगा, ठीक है। बहुत कम होगा, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट आई तुम्हारा थोड़ा सा कम होगा। तो बेसिकली तुम्हारा थोड़ा सा एरर आ जाएगा, करंट एक्चुअल में होनी ये चाहिए थी, है ना, क्योंकि सर्किट हमारा यही था। बट एमीटर लगाने की वजह से हुआ क्या कि एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस इसमें आ गया, ठीक है। और उसके अपने रेजिस्टेंस की वजह से करंट थोड़ी सी कम आ जाएगी, जो रीडिंग आएगी एमीटर की। तो एरर कितना आ गया भाई, तुम्हारा एरर हो गया यहाँ पर कितना, आई नॉट माइनस आई का, ठीक है। एरर परसेंटेज अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इंटू 100। तो इस तरीके से एरर परसेंटेज के क्वेश्चन तुम्हारे आ जाते हैं। तो आई नॉट क्या है भाई, जो तुम्हारा बिना एमीटर के करंट आता, एमीटर लगाने के बाद जो तुम्हारा मेजर करके दिया एमीटर ने वो ये है। बट इसमें एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस थोड़ी सी आ गई, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्चुअल करंट से कम हो गया, तो ये एरर हो गया आई नॉट माइनस आई, और आई नॉट माइनस आई अपॉन जो आना चाहिए था आई नॉट इंटू 100 तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, आइडियल एमीटर है तो आर ए तुम्हारा जीरो होगा, आइडियल एमीटर के लिए आर ए तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है भाई। तो बेसिकली जो करंट को मेजर करना है उसके साथ सीरीज में एमीटर लगा दो, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पे, जिस करंट को मेजर करना है उसके साथ सीरीज में एमीटर लगा दो। कहने का मतलब क्या, लेट से तुम्हारे पास इस तरीके का कोई एक सर्किट है, R1, ठीक है, R2, R3, E, R, है ना, इस तरीके का। अब लेट से मुझे अगर इस नोड में, इस R1 रेजिस्टेंस में करंट चेक करना है, तो मैं यहाँ पर एमीटर लगाऊंगा। मुझे अगर इस R2 रेजिस्टेंस इस नोड में यहाँ वाली करंट यहाँ पे चेक करनी है, तो यहाँ पर एमीटर लगाऊंगा। और मुझे अगर लेट से यहाँ चेक करनी है, तो मैं यहाँ एमीटर लगाऊंगा। चाहे यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, सब बात देखिए, यहाँ लगाऊं, ये तो पूरे सर्किट में सब जगह सेम ही है, ठीक है। तो डिपेंड कि मेरे को अगर ये करंट मेजर करनी है तो यहाँ पर लगाया, इसी में एमीटर लगाया सीरीज में, इसी नोड में, यहाँ पर तो यहाँ पर सीरीज में। और अगर ये वाली करंट मेजर करनी है तो इस कहीं पे भी लगा लो, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना समझ में आ गया, एमीटर सीरीज में लगता है, और एरर हमने निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, जो परसेंटेज एरर हमने निकाला है इसका एक फॉर्मूला और होता है ना, नीचे देख ले लो, एक बार बता देता हूँ, है ना। परसेंटेज एरर हमने निकाला है आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट, है ना, इंटू 100, है ना, ठीक है। तो लेट से अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी जीरो है, ठीक है। मतलब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारी जीरो है, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू हो गई तुम्हारी बेसिकली ई बाय आर, है ना, ई बाय आर प्लस आर होनी चाहिए थी, बट स्मॉल आर को हमने जीरो मान लिया क्योंकि हमने माना है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा ई अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर प्लस ए अपॉन ई अपॉन आर इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आर ए अपॉन
आर ए प्लस आर इंटू 100। तो इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो परसेंटेज एरर, ठीक है। अब डिजाइन कैसे करते हैं एमीटर, है ना, एमीटर डिजाइन। तो मैंने तुम्हें बोला था कि गैल्वेनोमीटर का काम आएगा एमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन करने में, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम क्या थी भाई, वो भी करंट सेंस करता था, बट वो मेजर नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने तुम्हें बताया 1 तक की रेंज है, तो गाड़ी की स्पीड कैसे मेजर करेगा, उस तरीके की प्रॉब्लम थी। तो उसकी रेंज को बढ़ाना है, तो वही काम तुम्हारा एमीटर कर देता है। हम करते क्या है, गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफाइड वर्जन है तुम्हारा एमीटर। है क्या, लेट से किसी सर्किट में तुमने इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। तो इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है ना, आईजी जिसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जब भी हमने ऊपर पढ़ी थी। उस आईजी के ऊपर कोई भी करंट होगी वो आईजी ही दिखाएगा, और वो आईजी बहुत छोटी होती है। हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक वेरी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस, है ना, एस बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, है ना, इसके साथ में लगा देते हैं ऐसे पैरेलल में। तो होगा क्या, लेट से सर्किट में आई करंट चली आ रही थी, आई में से आई जी इसमें गई, है ना, जो इसी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जो मैक्सिमम लिमिट पे अगर करंट आ रही है इसमें, एमीटर की मैक्सिमम लिमिट पे, तो आई माइनस आई जी इसमें चली जाएगी, है ना, ठीक है। समझ में आई बात। तो और क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है ना, रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो तुम्हें भी पता है कि करंट मैक्सिमम इधर ही जाएगी और इसमें बहुत छोटी वैल्यू जाएगी। तो लेट से अगर 10 एम्पियर आ रही थी, तो 0.1 इसमें गई और 9.9 पूरी की पूरी इसमें आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आ 10 रही थी, 0.1 गई इसमें, है ना। अगर हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर लगाते तो गैल्वेनोमीटर में 10 चली जाती है, और गैल्वेनोमीटर की अगर मैक्सिमम कैपेसिटी ही 0.1 मेजर करने की है, ठीक है, तो ये वो बताता। बट अब क्या है, 10 आ रही थी, 0.1 इसमें गई और बाकी 9.9 इसमें चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल चेंज है ना, यहाँ से यहाँ तक का वो तो सेम ही है। तो अगर हम इस रास्ते से गए तो हम बोलेंगे आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं जी, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा आई माइनस आई जी इंटू जो तुम्हारी शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, अगर आई जी इंटू जी इजिकल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, इसमें जी तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और एस है तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस, है ना। अगर तुम्हें ये सारी वैल्यू पता है, तो तुम एक बात बताओ, और आईजी तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तो अगर तुम्हें सारी वैल्यू पता है, तो तुम आई की वैल्यू निकाल ही लोगे, या तो इस तरीके से तुम करंट मेजर कर लोगे, ठीक है। अच्छी बात है भाई, है ना, बढ़िया बात है। अब अगर इस पूरे सेटअप को हमने एमीटर बोला है, ठीक है, इस पूरे सेमीटर को, ये एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो अभी हम ऊपर कैलकुलेट करते आ रहे थे, वो सिंपली क्या होगी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, ये सब लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और इसी फॉर्मूले से तुम शंट की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर तुम्हें आई जी और जी बताया, तो तुम शंट की वैल्यू निकाल सकते हो, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना। अगर तुम्हें एमीटर की मैक्सिमम लिमिट दे दूं आई, है ना, और गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम लिमिट दे दूं आई जी, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे दूं, तुम एस निकाल सकते हो कितना शंट लगाए उसमें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कितने का शंट रेजिस्टेंस लगाए कि ये लेट से 1000 मिली एम्पियर तक की करंट मेजर कर ले, है ना। तो 1000 मिली एम्पियर इसके लिए आई हो जाएगा, आई जी तुम्हें गिवन होगा, लेट से उसका 1 मिली एम्पियर था आई जी, तो आई जी भी हो गया और जी भी तुम्हारे पास होगा, उससे तुम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से एमीटर तुम्हारा रीडिंग वगैरह लेता है, ठीक है, और शंट की वैल्यू निकालो, यही सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब ये मेजर कैसे करता है भाई, एक चीज समझ लो, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एमीटर कैसे बनता है, ठीक है। अगर, है ना, करंट एमीटर की मैक्सिमम लिमिट के बराबर होगी, लेट से एमीटर की मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारी 10 एम्पियर की, और करंट 10 एम्पियर है, तो गैल्वेनोमीटर में
गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट पास होगी। आईजी करंट क्या, जो गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है ना। जैसे पॉइंट वन में, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, 10 एम्पियर का तुम्हारा एमीटर की कैपेसिटी हो गई आई, आईजी तुम्हारा हो गया 0.1, तो अगर 10 है तो इसमें 0.1 पास होगी। बट, है ना, अगर करंट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एमीटर से कम है, कैपेसिटी ऑफ एमीटर से कम है, तो गैल्वेनोमीटर में भी, गैल्वेनोमीटर में आईजी से कम करंट पास होगी, जो कि आई के प्रोपोर्शनल होगी। है ना, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको लिख लो पहले क्या है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेट से मेरा एक तुम्हारा इस तरीके से एक एमीटर था, गैल्वेनोमीटर लगाया, शंट लगाया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। लेट से इस एमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 एम्पियर की, और गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी आईजी है 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो जब ये 10 होगा तो गैल्वेनोमीटर में 0.1 जाएगा और बचा हुआ 9.9 पूरा शंट में जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात है भाई। बट लेट से 10 ना होकर के 9 होता, है ना, तो गैल्वेनोमीटर में भी 10 ना जाके, सॉरी, पूरे 0.1 ना जा करके 0.09 जाता, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, ठीक है। और इसमें फिर कितना जाता तुम्हारा, 9 - 0.09 कर लेना, ठीक है। प्रोपोर्शनली ही जाता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यही है कि जब ये एमीटर की मैक्सिमम लिमिट पे चलेगा ये करंट, तो इसमें आईजी पास होगी। ये उससे कम, जैसे 9 कर दिया, तो इसमें देखो 0.09 हो गया 0.1 के बजाय। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से काम चलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो अपना काम बन गया। अब तुम्हें मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा इस एग्जाम्पल से कि गैल्वेनोमीटर की औकात थी केवल 0.1 एम्पियर तक की करंट मेजर करने की, बट हमने इससे 10 एम्पियर तक की करंट मेजर कर ली। क्या करके, इसमें हमने एक बहुत लो स्लो वैल्यू का, सॉरी, वेरी लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाया, तो ज्यादातर करंट इसमें चली गई और थोड़ी सी इसमें आई। तो अब देखो ये 10 वाली के लिए 0.1 रीडिंग दिखाएगा, 9 वाले के लिए 0.09 रीडिंग दिखाएगा, तो मतलब प्रोपोर्शनल रीडिंग दिखा रहा है। तो बेसिकली इसकी रीडिंग को अगर मैं सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी रीडिंग आ रही है, तो मेरे को एक्चुअल करंट मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ प्रोपोर्शनैलिटी एडजस्ट कर लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर ही तुम्हारा अब एमीटर की तरह काम करता है और तुम्हारा करंट मेजर कर देता है। तो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं एमीटर। और मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हमने एक 0.1 क्या कहते हैं, सेंसिबल जो है 0.1 तक की मैक्सिमम औकात वाले गैल्वेनोमीटर को एक 10 औकात वाले एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस लगा के इस शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ से आईजी करंट पास होगी और यहाँ से आई माइनस आईजी करंट पास होगी, तो हम बोलेंगे आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना। शंट की वैल्यू कितनी होगी, इस आई में तुम्हें वो वैल्यू रखनी है। आई जी तो तुम्हें पता ही होगी, जी तुम्हें पता ही होगी, इसमें दे देगा, ठीक है। और आई में तुम्हें रखनी होगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ एमीटर। तो इतना ही है तुम्हारे एमीटर की थ्योरी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो यार आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम वोल्ट मीटर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी गैल्वेनोमीटर का यूज आता है। और फिर इकट्ठा एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हेडिंग डाल सकते हो। वोल्ट मीटर भी तुमने सुना ही होगा यार, जो तुम्हारा वोल्ट मीटर होता है वो बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे तुमने देखे होंगे अपने स्कूल के लैब में, ठीक है। तो बेसिकली लेट से हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट है, आर लोड रेजिस्टेंस, है ना, वी नॉट की बैटरी, है ना। और लेट से अब इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इस तरीके का हमारा सर्किट है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें बताना है, ठीक है, तो इनके बीच में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर इस तरीके से पैरेलल में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की पहली बात तो समझ लो, यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और दूसरा, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये सब तुमने ऑलरेडी सुना होगा क्लास 10th में, ठीक है। क्यों करते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल में लगा दिया, बढ़िया बात है भाई। तो अगर ये वोल्ट मीटर ना होता
तो उस केस में ये कितनी वोल्टेज बताना चाहिए था, इसको वी नॉट वोल्टेज बताना चाहिए था। बट अब क्या होगा, है ना, उस केस में होता क्या, देखना ध्यान से, है ना। इस तरीके से अगर हमारा इस तरीके का सर्किट है, आर वी नॉट, है ना, तो ये होता, है ना, इस तरीके से इसमें कुछ आई नॉट करंट फ्लो करती, है ना, और पूरी की पूरी आई नॉट इस रजिस्टर में जाती। यहाँ पर हम बोलते हैं इसके लिए, जो ये पॉइंट ए है अगर ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो वी ए बी जो हमारा रीडिंग आती है यहाँ से, है ना, वो आती तुम्हारी वी नॉट के बराबर, और वो होती कितनी, आई नॉट आर के बराबर। ठीक है भाई। बट अब हम क्या करेंगे, हम इसको मेजर करने के लिए लगाएंगे वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर लगाएंगे हम इसमें पैरेलल में। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार। आर वी नॉट, इस तरीके का हमारा सर्किट हो गया। इसमें हमने इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाया था भाई, है ना। ठीक है, तो लेट से यही आई नॉट करंट आनी चाहिए थी, है ना, है ना। बट आई नॉट नहीं, अब ये कुछ और करंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो एक बात ये है कि ये वोल्ट मीटर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस फिर चेंज हो जाएगा, तो आर ना हो करके, अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कुछ आरवी टाइप का हो गया, तो आर प्लस आरवी, मतलब आर और आरवी का पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और उसके हिसाब से करंट होगी। तो अब ये आई नॉट नहीं होगी, कुछ और होगी, लेट से आई वन टाइप की, है ना, आई वन टाइप की करंट होगी। ठीक है, अच्छी बात है। आई वन में से इसमें कितनी जाएगी भाई, इसमें कुछ करंट जाएगी आई लेट से, और इसमें जाएगी आई वी। ठीक है, तो कुछ करंट आई वी इसमें गई, कुछ आई इसमें गई, तो ये थोड़ा सा अलग तरह की सिचुएशन बन गई। तो अब जो है करंट देखो तुम्हें डिफरेंट दिखाई दे रही होगी। तो अब जो हमारी रीडिंग आएगी ना, रीडिंग यहाँ से वो कितनी आएगी भाई, वी जो रीडिंग देगा वो होगा तुम्हारा आई वी आर वी के बराबर, या फिर इसको तुम ऐसे बोल सकते हो आई इंटू आर के बराबर, है ना, इस आई को बोल सकते हैं। या फिर इसको तुम एक और चीज बोल सकते हो कि आई वन इंटू इन दोनों का रेजिस्टेंस का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हो जाएगा आर इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी, है ना। तो ये रीडिंग देगा बेसिकली, और आनी क्या चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, इससे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। तो बेसिकली कुछ एरर आ गया, है ना। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए फिर वही बात है कि आर वी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हम बोलते हैं कि आर वी तुम्हारा टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए। अगर ऐसा हो गया, तो तुम्हारा जो रीडिंग होगा वो सेम वही आ जाएगा जो इसके लिए आ रहा था। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसका डिजाइन कैसे करते हैं वो समझ लो। ये भी गैल्वेनोमीटर से डिजाइन होता है। इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं, और इसके साथ एक वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस जो है वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, समझ में भी आ रहा होगा कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस क्यों लिया है। क्योंकि देखो, अगर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा, मतलब इस पूरे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो जो ये करंट यहाँ से आ रही है ना, मैक्सिमम करंट इसमें ही जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा एरर मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो वही हमारा एम भी है। इसलिए सीरीज में लगता है गैल्वेनोमीटर के साथ, और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें करंट कितनी जा रही होगी भाई, आईजी करंट, है ना। ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी का। ठीक है, तो हमें क्या बोल सकते हैं, इस वोल्ट मीटर, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आरवी को हम बोल सकते हैं सिंपली जी प्लस ये जो आर रेजिस्टेंस हमने लगाई है ये। ठीक है, तो वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा, तो वो हो जाएगी सिंपली आई जी इंटू आर प्लस जी, है ना, क्योंकि ये आई जी करंट जा रहा है ना, और ये जी में भी जा रहा है, आर में भी जा रहा है। समझ में आई बात, है ना। तो हमने बेसिकली सेटअप ऐसा बनाया है कि इसमें से ये जो आई वी है, ये बेसिकली आई जी के बराबर हो फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। तो आई जी करंट इसमें जाए वोल्ट मीटर में, और बची हुई करंट पूरी आर में जाए। ठीक है, और आई जी करंट वैसे भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो आई जी करंट तुम्हारी आई जी इंटू जी प्लस आर, जी प्लस आर इसका टोटल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि जी ये और ये आर जो हमने इसमें साथ में सीरीज में लगाया है। ठीक है, तो आई जी इंटू जी प्लस आर अगर हम करेंगे, तो यही यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और जो कि वी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई जी इंटू आर प्लस जी। तो आर की वैल्यू अगर मैं अब निकालना चाहूँ, मैं अगर कोई क्वेश्चन जैसे वहां पे शंट निकालने को बोल सकता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर निकालने को बोल सकता है कि वोल्टमीटर की लिमिट कुछ दे देगा कि लेट से ये 200 वोल्ट तक का मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए आर की वैल्यू बताओ। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो मैं ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू सिंपली तुम यहाँ से लिख सकते हो वी बाई आई जी
-G। ठीक है, चलो भाई। अब एक चीज और समझ लो, फिर क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। तो लेट्स से इस तरीके का हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, आर टाइप का, है ना, इसमें आई करंट पास हो रही थी। तो जो तुम्हारी वोल्टेज की रीडिंग आनी चाहिए थी वो आई आर आनी चाहिए थी, ठीक है। अब लेट्स से इसी रजिस्टर में हमने एक इस तरीके से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया साथ में। तो लेट्स से इसमें आई वी करंट चली गई और इसमें कुछ और आई डैश करंट चली गई। ये हमने बात कर ली ऊपर की, सब अलग अलग ही होगी। इसकी रीडिंग कितनी आएगी, आई डैश आर, है ना, या आई वी आर वी, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से वी डैश। तो अगर एरर निकालना है तो वो सिंपली हो जाएगा वी माइनस वी डैश अपॉन वी इंटू 100। परसेंटेज में आ गया ये एरर परसेंट, ठीक है। इस तरीके से एरर परसेंटेज इसमें भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कुल मिला के एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ वोल्ट मीटर को। पहली चीज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उनके अक्रॉस पैरेलल में लगा दो, ठीक है, हो गई बात। फिर इस तरीके से फिर हमने देखा कि इस तरीके से ये थोड़ा सा एरर वेरर आएगा। डिजाइन कैसे किया, गैल्वेनोमीटर के साथ एक वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो उससे होगा क्या कि जैसे ही हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया तो अपने आप ये आई जी करंट, मतलब जैसे अगर इस तरीके से तुम इस सेटअप को देखो यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जितना ज्यादा सीरीज में लगाओगे उतना ज्यादा इस वी का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा तो इसमें जाने वाली करंट घटती चली जाएगी। तो इससे दो काम हो रहा है, एक तो हमारा एरर मिनिमाइज हो रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम करंट इधर चली जा रही है। और दूसरा काम हमारा साथ साथ ये हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट ही जा सकती है, तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट भी घट रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे। फिर अब गैल्वेनोमीटर में फॉर मैक्सिमम लिमिट, है ना, अगर मैक्सिमम लिमिट ऑफ वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट जाएगी। आईजी करंट जाएगी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते हैं, आईजी इंटू जी प्लस आर, क्योंकि जी ये और आर ये। इस तरीके से आर की वैल्यू बता सकते हो, अगर तुम्हें वी मैक्सिमम लिमिट पता हो, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई, आई जी और जी बताओ, तो आर की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर ये एरर कैसे लिखते हैं ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ तुम्हारा एमीटर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर खत्म होता है। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा और है मीटर ब्रिज, उसकी बात कर लेंगे, फिर तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। हालांकि एक और होता है पोटेंशियोमीटर, और उस पर आज तक एक बार क्वेश्चन आया पिछले 5 साल में, तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियोमीटर को अभी हम स्किप मारेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं यार इन पर। तो यार चलो अब इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड, ठीक है भाई। जब तक शंट अप्लाई नहीं किया था, लेट से आई करंट आ रही थी, गैल्वेनोमीटर में जा रही थी। शंट अप्लाई किया, आई करंट आ रही है ना। इसमें से लेट से आई जी करंट इसमें जा रही है, ठीक है। बची हुई करंट इस शंट में जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें एक चीज पता है कि आई के करस्पॉन्डिंग 25 डिवीजन थे और आई जी के करस्पॉन्डिंग, अब जब ये है तो 5 डिवीजन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आई, अब वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड थीटा होता है, तो डिवीजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 25 डिवीजन थे और इसके करस्पॉन्डिंग 5 डिवीजन थे, ठीक है। ये इनिशियल केस है, ये शंटेड वाले का केस है, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 5/1, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छी बात है भाई। अब इस वाले गैल्वेनोमीटर के लिए अगर हम लिखेंगे वही अपना आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। ये आई तो ये है, ठीक है, आई माइनस आई जी इसमें जा रहा है शंट में। तो जी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी आई माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू एस, है ना। ये हो जाएगी सिंपली आई बाय आई जी -1 इंटू एस, बस अब वैल्यूज रखनी है, ठीक है। ये इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी सिंपली आई बाई आई जी की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 1, है ना, इंटू एस की वैल्यू क्या है भाई 24 ओम गिवन है। तो ये हो जाएगा 4 × 24 यानी कि 96 ओम। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर फॉर इट टू मेजर अ 8 एम्पियर करंट वैल्यू ऑफ शंट शुड बी, ठीक है भाई। तो इस तरीके का सेटअप बनेगा, गैल्वेनोमीटर, शंट, अब ये एमीटर बन चुका है। तो इसमें कितना करंट मेजर कर लिए, 8 एम्पियर हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। और इसकी औकात यानी कि इसका आईजी कितना है 3 मिली एम्पियर भाई। तो 0.3
यानी कि 3 मिली एम्पियर, 3 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। अब बची हुई पूरी करंट फिर एस में जाए, है ना। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि 3 × 10⁻³ आई जी, जो कि है तुम्हारा, इंटू जी, है ना। गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो 10, है ना। वही आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, यानी कि 8 - 3 × 10⁻³ इंटू एस, है ना। तो एस की वैल्यू आएगी 3 × 10⁻², ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 8, ठीक है। इसको नियरली 8 ही मान लेते हैं, क्योंकि 3 - 10⁻³ बहुत छोटा ही वैल्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से हम 8 ही मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली 30/8 × 10⁻³ ओम, यानी कि 8 3 जा 24, 6 8 5 8 7 जा 56, 4 और 8 5 जा 40, 3.75 × 10⁻³ ओम। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली किया क्या, वही जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया था कि इसको 8 एम्पियर की करंट मेजर करे, तो उसके लिए 8 में से आईजी करंट इधर जाएगी, है ना, आईजी। वही हमने किया, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है, वही किया है। और बची हुई करंट इसमें जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो वही हमने आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस लगा दिया। एस की वैल्यू निकल जाएगी, इस तरीके से निकाल लोगे। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एमीटर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर, एक मिनट सॉरी, हाँ, करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री, करंट विल कॉज रिफ्लेक्शन ऑफ पाई/10 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो तुम्हें पता होना चाहिए, वन, सॉरी सॉरी, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो पाई/10 रेडियन इज इक्वल टू 180/10, यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है ना। तो 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन अब जो करंट होगी आई डैश इज इक्वल टू 60/18, क्योंकि 200 के करस्पॉन्डिंग 60 का डिफ्लेक्शन था, आई डैश के करस्पॉन्डिंग 18 का होगा। तो आई डैश की वैल्यू सिंपली हो गई 200 इंटू 18/60, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 600/10, यानी कि 60 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि ये 200 भी माइक्रो एम्पियर में थी, तो 60 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द करंट सेंसिटिविटी, यही में 2023 का क्वेश्चन है, ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, increase in achieved only by changing the number of turns of the coil and the area of cross section of the wire while keeping the resistance of galvanometer coil constant, ठीक है भाई। परसेंटेज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी, ठीक है। देखना भाई, इस तरीके का गैल्वेनोमीटर होता है ना, आई, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि हमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी इसकी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करके, ठीक है ना, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी, तो उस केस में तुम्हारा रेजिस्टेंस बेसिकली चेंज हो जाएगा, बट बेसिकली सॉरी सॉरी, तो तुमने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी, तो कितनी बढ़ गई वो, 25%। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तुम्हारी 25% बढ़ जाएगी, ठीक है। थियोरेटिकल है ये, एक बार इसकी थ्योरी देख लेना और अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो अभी मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इसका आंसर यही है, 25% बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे मैं चाहता था इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता था, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बुक्स वगैरह में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स वी, टेस्ट रजिस्टर आर टी इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, टेस्ट रजिस्टर दे दिया, आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर जी वन जी टू दे दिए, आर वन एक का 10 मिली ओम, 10 मेगा ओम है, और एक का 0.001 ओम है। तो इसमें तुम्हें बताना है कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसको करना है। तो सबसे सुटेबल सेटअप क्या है, ठीक है भाई। पहली चीज, एक चीज क्लियर होनी चाहिए देखते ही, कि ये देखो बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है R1, और ये जो है ये बहुत छोटा वैल्यू रेजिस्टेंस है। छोटा वैल्यू रेजिस्टेंस किसके लिए यूज होगा भाई, एमीटर डिजाइन के लिए, और एमीटर डिजाइन के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगेगा भाई, पैरेलल में, है ना।
तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में R1 होना चाहिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर R1 पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है, देखो सीरीज में हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी देखो सीरीज में हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ठीक है। अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात है ना। अब दूसरी चीज, गैल्वेनोमीटर के साथ R2 जो है, क्योंकि ये देखो बहुत छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक सेकंड। गैल्वेनोमीटर के साथ R1 को पैरेलल में होना चाहिए था ना, ठीक है, तो R1 का हमने सही लिखा है, सॉरी R2 को पैरेलल में होना चाहिए था, सॉरी गलत हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना, ध्यान नहीं दिया, R2 छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस है ना। तो गैल्वेनोमीटर के साथ R2 को पैरेलल में होना चाहिए, क्योंकि छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस है तब एमीटर बनेगा। सीरीज में बना दोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं भाई। सीरीज में तो इसको लगाना पड़ेगा, R1 को गैल्वेनोमीटर के साथ, टू मेक एन एमीटर, टू मेक एन वोल्ट, टू मेक अ वोल्ट मीटर, ठीक है। पहले एमीटर की बात करते हैं, तो इसको R2 को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में होना चाहिए। तो यहाँ पर है, ठीक है भाई, चल सकता है ये। यहाँ पर भी है, ये भी चल सकता है। यहाँ पर भी है, ये भी चल सकता है, और यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं चल सकता, ठीक है। फिर R1 जो है ये वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर और R1 को सीरीज में होना चाहिए, है ना। सीरीज में होंगे तब ये वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो ये नहीं हो सकता, है ना, इस हिसाब से। ये हो सकता है क्या? सीरीज में होना चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास बी और सी ऑप्शन बचे। अब देखो ऐसी बात है, दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखो। इसमें इसने क्या किया है, हाँ, ये वाला जो सेटअप है जी और R2 का पैरेलल सेटअप, ये एमीटर सेटअप है, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर सेटअप है, तो सही है, एमीटर को सीरीज में लगाया, वोल्ट मीटर को लोड के साथ पैरेलल में लगाया, ये तो सही है। यहाँ पर देखोगे तो ये एमीटर सेटअप है ना, और ये वोल्ट मीटर सेटअप है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, एमीटर को पैरेलल में लगा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये गलत हो गया। तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट, ऑप्शन सी है ना ये, सॉरी हाँ, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं भाई। अब यही तक थे तुम्हारे गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद कुछ थोड़े से होमवर्क दे देता हूँ, फिर एमीटर के क्वेश्चन में आते हैं। 138 तक हमने कर लिया, 139 से लेकर के तुम्हारा 148 तक होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद कुछ एमीटर के क्वेश्चन करते हैं 149 से। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एमीटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर, और रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट 20 मिली एम्पियर है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इस तरीके का एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, तुम्हें पता ही है कि छोटी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इस तरीके की। तो इसके बाद क्या हो कि इसमें जो रेंज है इस एमीटर की, वो 20 मिली एम्पियर हो, यानी कि मैक्सिमम करंट जो इसमें आ सकती है वो 20 मिली एम्पियर हो, जिसमें से 20 माइक्रो एम्पियर इसमें चली जाए, बची हुई करंट इसमें चली जाए, ठीक है। तो अपने को बस इस एस की वैल्यू बतानी है। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, वही लगाना है। तो आई जी कितना है 20, जी का वैल्यू कितना है 200, और 20 इंटू 10 से पावर -6 एक्चुअली लिखना चाहिए, है ना, 20 इंटू 10 से पावर -6 माइक्रो एम्पियर है ना, और 200 इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, है ना, यानी कि 20 इंटू 10 से पावर -3 माइनस 20 इंटू 10 से पावर -6, है ना, इंटू एस। एस की वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो 20 इंटू 200, ये कितना बन जाएगा, 4000, 4000 इंटू 10 से पावर -6, यानी कि 4 इंटू 10 से पावर -3 अपॉन, ध्यान से देखना भाई, 20 मिली एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 माइक्रो एम्पियर तो बहुत छोटा है 20 मिली एम्पियर से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे 20 इंटू 10 से पावर -3। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4/20, यानी कि 1/5, है ना, यानी कि 0.2 एमपी, 0.2 ओम, है ना, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो 0.2 ओम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यार तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बट कोई नहीं, जितना हो पा रहा है मैं अपने से कर रहा हूँ कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो। साथ में क्लासेस वगैरह भी है यार, कॉलेज की वो भी करनी है, बट मैं अपना भाई मैक्सिमम कर रहा हूँ अपने साइड से। और मेरी कोशिश तो यही है कि पूरा सिलेबस हो जाए, बाकी 80% से ऊपर तो तुम
अश्योर्ड ही रहो। 100% का ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता यार, मैं भी फर्स्ट टाइम ये सीरीज करा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ों में टाइम भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लग रहा है। अब लोग उसमें बुरा मान रहा है, ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट नहीं कर रहा भाई, एफर्ट तुम्हारे लिए पूरा है सबसे। बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, कुछ चीज़ों में क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, फिर सॉल्व करने होते हैं, फिर तुम्हारी वीडियो प्रिपेयर करनी होती है, क्या क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, फिल्टर आउट करके तब ये ऐसा लेक्चर बनता है। अदरवाइज रेगुलर लेक्चर तो आसान है भाई, कि बस आज गए एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराए, आगे बढ़ गए। बट इसमें काफ़ी प्लानिंग लगती है, क्योंकि हमें कम टाइम में सब चीज़ें करनी, तो प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। और उसी में ये तबीयत भी खराब हो गई, तो थोड़ा सा इधर बीच वीडियो इरेगुलर हो गए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और रेगुलर आएंगे वीडियोस। बट ये कि मैं ये चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ भाई, 2 साल का क्वेश्चन करा के जल्दी जल्दी बढ़ा दूँ। तो तुम अगर चाहोगे तो वैसे भी कर सकता हो, बट उसका फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, देन कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम, मेजर द वोल्टेज ऑफ अप टू 10 वोल्ट, ठीक है। द वैल्यू रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टू रीड अप टू 10 एम्पियर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम, मेजर द वोल्टेज चेंज ऑफ 10 वोल्ट, है ना। तो 10 वोल्ट का यहाँ से, लेट से इसमें आईजी करंट जा रही होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 10 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज मेजर करता है, मतलब वोल्ट मीटर की तरह का सेटअप है। यहाँ से आईजी निकाल सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 100 प्लस 400 इंटू आईजी। वोल्ट मीटर में भी हमने देखा, तो आईजी की वैल्यू आ जाएगी 10/500, 1/50 एम्पियर, ठीक है। ये आईजी आ गया। अब ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर बनाना है ना। एमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो कि लो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होगा, और कितना इसका रेंज हो जाए, 10 एम्पियर तक का, ठीक है। 10 इसमें चला जाए, आईजी इसमें चला जाए, बचा हुआ 10 माइनस आईजी इसमें चला जाए। तो आईजी इसके लिए लिखते हैं, आईजी की वैल्यू कितनी है भाई, 1/50, 1/50 इंटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है भाई, 100, इज इक्वल टू आई माइनस आईजी, यानी कि 10 माइनस 1/50 इंटू शंट रेजिस्टेंस एस। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1/50 10 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। एस की वैल्यू आएगी 50 इंटू ये 2/10, यानी कि 1 मिनट सही किया है, हाँ ठीक है, 2, ये 2 हो जाएगा अपॉन 10, तो यानी कि 0.2 ओम, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻² के फॉर्म में दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10⁻², ओम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो ये बदतमीजी भी करते हैं ये लोग, ध्यान रखना क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2024 इवनिंग शिफ्ट। इन द गिवन फिगर एन एमीटर कंसिस्ट ऑफ 240 ओम कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल टू 10 ओम शंट, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 240, शंट का 10। तो एमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ आर ए, तो वो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस होता है, क्योंकि जी और एस पैरेलल में लगे होते हैं। यानी कि 240 इंटू 10 अपॉन 250। कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा सिंपली 240/25, है ना। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल करके आएगा तुम्हारा 9.6 ओम, ठीक है। तो अब इसमें रीडिंग लिखना चाहूँ मैं, आई करंट, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन ये 140.4, प्लस इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 9.6, यानी कि 24 अपॉन 150, यानी कि ये निकल करके आएगी मिली एम्पियर में पूछ रहा है ना, तो इंटू 1000 भी कर देते हैं यहाँ पे, मिली एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा 160 मिली एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 160। तो ये तुम्हारे कुछ एमीटर के क्वेश्चन थे, एक दो इसमें होमवर्क दे देता हूँ, 152 153 तुम्हारे होमवर्क है। अब इसके बाद 154 थोड़े वोल्ट मीटर के क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यार, वोल्ट मीटर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। गैल्वेनोमीटर एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इट अलाउज मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर टू अप टू 100 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस आर सीरीज में लगा दिया, ठीक है।
ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी करंट ले सकता है, 5 मिली एम्पियर। तो आई जी की वैल्यू आ गई 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और हमें चाहिए क्या कि ये टोटल कितनी रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर पाए, 100 वोल्ट तक का। तो हम बोल सकते हैं 100 जो है तुम्हारा वो बराबर हो जाएगा आई जी, यानी कि 5 × 10⁻³ इंटू 50 + R के बराबर, है ना। आई जी करंट यहाँ भी जा रही है, आई जी करंट यहाँ भी जा रही है, आई जी इंटू जी + आर। ये हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी में पढ़ते वक्त। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 50 + R की वैल्यू आएगी 100/5 इंटू 1000, 20,000। तो आर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 20,000 -50, यानी कि 19,950। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 voltmeters all having different internal resistances are joined in shown in joined as shown in figure। तो इनका V1 V2 V3 इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। V1 इक्वल टू V2 ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, सेम थोड़ी है। V1 इज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2। पता नहीं, आगे देखते हैं। V1 प्लस V2 इक्वल टू V3, तो यहाँ से V1 प्लस V2 का ड्रॉप है, यहाँ से V3 का ड्रॉप है, एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिख ही रहा है। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एंड एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर यूजिंग गैल्वेनोमीटर which has a correlation of 54 ohm, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर एज शोन इन फिगर। तो ये देखो दोनों इसमें एक साथ पूछ लिया है, अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन के लिए भी। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। पता भी चलेगा कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, है ना। कमेंट आंसर। और कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 156, फिर तुम्हारा जो भी ऑप्शन हो A B C D। अगर नहीं आ रहा है तो 156 डाउट ऐसे करके, ठीक है। मेरे को पता भी चलेगा भाई, क्योंकि लोग ये तो बहुत बोल देते हैं तुरंत कि भाई वीडियो नहीं आ रही, ये है वो है। बट देखेंगे ना कि कितने लोग ये सब सॉल्व भी कर रहे हैं। मेरे से अभी तक किसी ने आंसर की नहीं मांगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और नहीं मांगोगे तो मैं दूंगा भी नहीं भाई। तो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं पता नहीं भाई। और नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा एफर्ट वेस्ट जा रहा है, फिर मैं क्यों ही ये सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा भाई, तो फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा। बट ठीक है, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ भाई, एक दो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा करा ही रहा हूँ। मैं अपनी लिमिट्स को पुश करके भी करा रहा हूँ, अभी तबीयत खराब थी, क्लासेस भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो तुम्हारा भी ये करा रहा हूँ, है ना। बट तुम लोगों का एफर्ट भी दिखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों का भाई जो लोग सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो है नहीं हो पा रहा, जल्दी कराओ जल्दी कराओ। तो भाई जल्दी में तो मैं चीजें छोड़ के करा सकता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो सब चीजें भी होनी चाहिए। तो तुम भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए। बट कोई कमेंट नहीं करता, पिछले भी एक दो वीडियो में मैंने ट्राई किया था। तो मुझे तो डाउट है भाई कि कोई एक आध लोग भी ऐसे हैं कि नहीं जो पूरा वीडियो देख रहे हैं। अगर देख रहे हो तो जरूर कमेंट करना आंसर भी। और आंसर नहीं आ रहा तो डाउट कमेंट करना यार, एक का भी डाउट कमेंट आएगा तो मैं इसको बताऊंगा तुम्हें अगली क्लास में, ठीक है। या अलग से वीडियो बना के तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा इसके सॉल्यूशन का। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन फॉर मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 600 वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4000 ओम। नहीं भाई, हायर वोल्टेज वाला ही प्रेफर किया जाएगा। वोल्ट सॉरी हायर रेजिस्टेंस वाला। वोल्टमीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट देन द वोल्टमीटर विद लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बात भी एकदम सही है। तो ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ 90 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स ईच ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास इस तरीके से 90 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ हमने 100 ओम के दो रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, a voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across each resistor, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी, है ना। ठीक है, हाँ। तो a voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across each resistor। तो इस तरीके से हमने जो वोल्टमीटर लिया वो इसके पहले लगा दिया, इस तरीके से, है ना। तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है। ये है वोल्टमीटर एक्चुअली, ठीक है। देखते हैं तो रीडिंग कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो, इसकी रेजिस्टेंस खुद 400 है, तो इनका अगर मैं
इक्वेलेंट निकालूं 400 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 100, यानी कि 400 इंटू 100 अपॉन 500, यानी कि 580, है ना। तो ये 80, ये 100, तो आई करंट कितनी हो गई अगर लेट से इस पूरे सर्किट में आई करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी सिंपली वी बाई आर, यानी कि 90/सी, और 100 180, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, ठीक है भाई। तो 0.5 एम्पियर फ्लो कर रही है, इसमें से कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई, तो देखो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगी, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसमें करंट कम जाएगी, तो इसमें आई वी कितनी जाएगी भाई, 100/100 प्लस 400 इंटू 0.5 एम्पियर, है ना। तो यानी कि 100/500 इंटू 0.5, यानी कि 50/500, 0.1 एम्पियर इसमें जाएगी, है ना। तो रीडिंग कितनी देगा ये भाई, रीडिंग जो होगी तुम्हारी यहाँ लिख देता हूँ, वो हो जाएगी सिंपली आई वी इंटू आर वी, यानी कि 0.1 इंटू 400, यानी कि 40 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वोल्ट मीटर के क्वेश्चन आते हैं भाई। अब कुछ तुम्हारे होमवर्क है, फिर इसके बाद हम मीटर भी स्टार्ट करेंगे। तो 159 से तुम्हारे होमवर्क है, 159, 160, 161, 162, 163, 164, हाँ 164 से तुम्हारा होमवर्क है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज। तो यार आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना अगला और आखिरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि है मीटर ब्रिज। साइड डाल सकते हो मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज भी तुमने अपने स्कूल में लैब वगैरह में देखा होगा। तो मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है भाई, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई तुम्हारे पास अगर कंडक्टर गिवन है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसको निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली इस तरीके का डायग्राम होता है। सेकंड, बनाते रहो साथ में। इस तरीके का एक वुडन बोर्ड होगा, ठीक है। ठीक है, फिगर में मत जाना यार, थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी है, बात समझ में आना चाहिए, है ना। मेन चीज तो वो है। ठीक है, यहाँ से जुड़ के यहाँ तक एक तरीके से वायर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ये तुम्हारा पूरा जो है ये वुडन एरिया है, ठीक है, ब्लू कलर से बना दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो स्लॉट्स है, ठीक है। तो एक स्लॉट में लेट से हम इसमें एक रेजिस्टेंस डालेंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस नोन होगा, ठीक है, इस तरीके से। जिसको हम बोल देंगे आर के या नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, आर के या नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इधर दूसरे स्लॉट में हम डालेंगे अननोन रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आर यू हमने बोल दिया, ठीक है। ये हो गया, है ना। और इसमें एक होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ से इस तरीके से सेंटर से आ रहा होता है ना। और इसमें लगा होता है एक जॉकी। जॉकी का काम क्या है भाई, बेसिकली वो इस नीचे जो ये हमारे पास ये ब्राउन कलर का वायर है, ये बेसिकली एक स्केल का भी काम करता है, 100 मीटर का वायर होता है बेसिकली, है ना। सॉरी 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर का वायर होता है ना। तो इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। तो 1 मीटर का वायर होता है। तो ये जो जॉकी है ना, ये बेसिकली इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक फ्रीली स्लाइड कर सकता है किसी भी जगह पर, है ना। अभी समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका स्ट्रक्चर हो गया खत्म। इसके अलावा इसी में हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इस तरीके से ई नॉट की, है ना। ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें ये अननोन, बेसिकली ये वाला अननोन रेजिस्टेंस है, और ये नोन रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, देखो, ठीक है।
अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो फॉर जैसे तुम इसको किसी एक वैल्यू के लिए देखना चाहो, लेट से ये जॉकी को मैंने किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो उस पॉइंट पर इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ L1, है ना, ठीक है। तो ये जो बची हुई लेंथ है, ये सिंपली तुम्हारी ये क्या कहते हैं इसको, तुम 100 सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको 100 - L1 सेंटीमीटर के फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हो, 100 - L1 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज ये बताओ कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। तो अगर मुझे इतने पार्ट का एक वायर का रेजिस्टेंस लिखना है, लेट्स से इस वायर का जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी है वो रो है, तो इतने पार्ट का अगर रेजिस्टेंस लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले को R1 इक्वल टू रो L1 बाई ए, ठीक है। और इस पार्ट का लिख सकता हूँ R2 इक्वल टू रो 100 - L1 बाय ए, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये भी दो रेजिस्टेंस टाइप के बन गए, ये एक R1 टाइप का रेजिस्टेंस बन गया, ये एक R2 टाइप का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और ये RK है, ये RU है। तो इसका अगर मैं एक जो है सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ। ये है हमारा RK, ठीक है। ये है हमारा RU, ठीक है। ये है हमारा R1, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, है ना, ये जाके यहाँ जुड़ रहा है। और ये है हमारा R2, ठीक है। और ये पूरा का पूरा तुम्हारा लगा है यहाँ बैटरी T0 से, ठीक है। इस तरीके से इसी का हमने सर्किट रिप्रेजेंटेशन कर लिया, है ना। अब ये जॉकी क्यों लगाया भाई, कि देखो इसको हम इस पे स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करने से फायदा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में जब तक करंट आ रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इस सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। बट जब हम इसको स्लाइड करते हैं, इस पे स्लाइड करते रहेंगे, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसमें ये गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होना तुम्हारा बंद हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जीरो रिफ्लेक्शन कब दिखाएगा भाई, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस हो जाए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए, उस केस में इसमें जीरो रिफ्लेक्शन आएगा। और उस केस में तुम बोलते हो RK/R1 इक्वल टू RU/R2। जरा इसको लिख के लिखते हैं, है ना। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, जो कि हम जॉकी को स्लाइड करके निकालेंगे कब बैलेंस हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो RK/R1 है इज इक्वल टू RU/R2 हो जाएगा, है ना। R1 की वैल्यू हम रो L1/A लिख सकते हैं, और R2 की वैल्यू रो 100 - L1/A लिख सकते हैं, इसको रखते हैं भाई। तो RK/रो L1/A इज इक्वल टू RU/रो 100 - L1/A। अब तुम ध्यान से देखो, रो और ए तो सेम ही है, इधर से इधर रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि RK/L1 इज इक्वल टू RU/100 - L1। और यही रिजल्ट हम याद रखते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है कि हम जब हम बेसिकली इसमें अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे, हम इनको इस तरीके से फिट करेंगे, फिर इस जॉकी को हम इसमें स्लाइड करना शुरू करेंगे, फिर जिस वैल्यू पर हमें यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस वैल्यू पर हम बोल देंगे RK/L1 इक्वल टू RU/100 - L1, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का ही हो जाएगा। बट हम इधर तो रेजिस्टेंस ले रहे हैं और इधर डायरेक्टली लेंथ ले रहे हैं। डायरेक्टली लेंथ कैसे आ जा रहा है, यहाँ तुम देख सकते हो कि रो बाई ए दोनों साइड कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए तुम्हारा डायरेक्टली लेंथ के रेशियो में हम ऐसे कर सकते हैं कि RK/L1 इक्वल टू RU/100 - L1। बस ये चीज याद रखो, यहाँ से तुम अननोन अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बाकी सब चीज तुम्हें पता ही है। L1 तुम निकालोगे ही, जिसके लिए जॉक में जीरो, जिसके लिए तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको ऐसे सीधे सीधे रट मत लेना, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि तुम्हारा ये भी हो सकता है कि जो है लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं अननोन लगा दे और राइट साइड में नोन लगा दे, तो उस हिसाब से कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ जाना चाहिए कि जो है जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन आया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, हमें लेंथ ये रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ कर देना है। लेंथ क्यों कर देना है, क्योंकि होना तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे रो और ए तो सेम ही है, क्योंकि सेम वायर है, तो इसलिए हम रो और ए दोनों साइड कैंसिल आउट कर देंगे। तो R/L1 RU/100 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मीटर स्विच, ठीक है। तो बस इसकी थ्योरी में इतना ही है, अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1625। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मीटर ब्रिज के। पहला क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज वेयर रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप
द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली इधर तुम्हारा हो जाएगा, अगर सर्किट बनाए है ना, 2 ओम, है ना, इधर आएगा अननोन, है ना, यहाँ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इस वाले रेजिस्टेंस का लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी तुम्हारी सिंपली 100 माइनस 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा ये। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके बैलेंसिंग के लिए हम ऐसा बोलेंगे 2/40 इज इक्वल टू RU/60। तो RU की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 2 × 60/40, यानी कि 220 30। एक मिनट, सही कर रहा हूँ। हाँ, ये हो जाएगी तुम्हारी 3 के बराबर, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है इस अननोन रेजिस्टेंस को हमने शंट कर दिया विद रेजिस्टेंस 2 ओम। तो शंटिंग के बाद रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट हो जाएगी तुम्हारी सिंपली। शंटिंग मतलब अननोन के साथ इधर हमने पैरेलल में 2R लगा दिया। तो 2 × अननोन रेजिस्टेंस 3/2 + 3 यानी कि 5, यानी कि 6/5 हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया उस 3 को और इस अननोन, मतलब उस अननोन 3 को और इस 2 को, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा सीन कुछ ऐसा सा बन जाएगा ये, कि अगेन 2, ये बनेगा 6/5 गैल्वेनोमीटर। अब लेट से यहाँ पर ये लेंथ कुछ एल हो गई और ये 100 माइनस एल हो गई, है ना। अब इस एल को निकालना है अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे 2/n इक्वल टू 6/5 × 100 - 100। इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया, तो हो जाएगा 500 - 5L इज इक्वल टू 3L। तो एल की वैल्यू यहाँ से आएगी तुम्हारी, ठीक है, 500 - 5L इज इक्वल टू, जस्ट एल था, है ना, और 3L, ठीक है। एल की वैल्यू आएगी 500/8, है ना। ये आएगी तुम्हारी 62.5, है ना, सेंटीमीटर में। तो क्या आंसर 62.5 है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें बोला क्या है, क्या आंसर, लैंग्वेज सुनना कि बैलेंस लाइन चेंजेस बाय, तो चेंजेस कितना हुआ। तो पहले 40 थी, अब ये 62.5 है, तो चेंज कितना हो गया, 22.5। तो आंसर हो जाएगा 22.5, 52.5 माइनस 40, 22.5। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान से देख लेना एक बार कि क्या पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या क्या यार, हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज वायर इज R, ठीक है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ओके। X ohm resistance is in left gap, balancing length from the left end 40 centimeter, 25 ohm in the right gap, X 25 uh, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म, नाउ द वायर इज रिप्लेस बाय अनदर वायर 2R रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है, न्यू बैलेंसिंग लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर चेंज हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तो फिर नीचे वाले वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, बट रेशियो तो फिर भी सेम ही रहेगा ना। लेट से अगर ये 20 थी तो अब ये 40 हो जाएगी, और ये 20 के अलावा लेट से ये कुछ 40 थी तो ये 80 हो जाएगी, इस तरीके से। पर रेशियो तो अगेन सेम ही रहेगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ख्याल से, इन वर्ड पे मत जाओ, ठीक है। तो इसके मेरे ख्याल से कोई तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। तो इसलिए तुम्हारा जो बैलेंसिंग जहाँ पर हो रही थी वो वहीं पर होगी, है ना। तो इसलिए तुम्हारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two resistors R1 and R2 are connected in series and introduced into the left gap of a meter bridge, and the resistance of 10 ohm introduced into the right gap, a null point is found to be 60 centimeter from the left side, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं R1 + R2 लेफ्ट साइड में था अपॉन 60 इज इक्वल टू 10/40, ठीक है। तो यहाँ से R1 + R2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60/4 यानी कि 15, ठीक है, रख लो इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when R1 and R2 are connected in parallel introduced in the left gap and the resistance of 3 ohm is जो क्या कहता है, तुमने डाल दिया क्या कहते हैं राइट गैप में। तो जब लेफ्ट गैप में R1 R2 को पैरेलल में रखा है तो कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 + R2 यानी कि 15, ठीक है। ये तो यहाँ से गिवन है ये, अपॉन ये कितने पर बैलेंस हो रहा है, 40 पर, है ना, इज इक्वल टू किसके साथ, 3 ओम के साथ बैलेंस हो रहा है, अपॉन 100 - 40 यानी कि 60। तो R1 R2 की वैल्यू ही पूछ रहा है यहाँ से,
तो बता दो 3/60 इंटू 40 इंटू 15, है ना, ये भी आ जाएगा ना। ठीक है, ये गया 30 आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 30 ओमेगा स्क्वायर R1 R2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a meter bridge experiment for measuring the unknown resistance S, the null point is obtained at the distance 30 सेंटीमीटर। देखो अब की बार अननोन लेफ्ट में लगाया हुआ है, ठीक है, और नोन राइट में लगाया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड एज शोन पॉइंट डी, इफ R is 0.5 किलो ओम, then the value of unknown resistance S will be, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5.6 किलो ओम, है ना, अ, यानी कि 5600 ओम, है ना। ठीक है, तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि S/30 इज इक्वल टू 5600/70। सिंपल, एस की वैल्यू हो जाएगी 5600/70 इंटू 30, तो ये गया यहाँ से ये 800, 800 इंटू 3 यानी कि 2400। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2400 ओम। सिंपल। इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं मीटर ब्रिज में। ठीक है, तो अभी इसके बाद थोड़े से तुम्हारे होमवर्क हो गए। 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क हो गया। तो इसी के साथ हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट भी खत्म होता है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, पोटेंशियोमीटर और होता है, और उस पर आज तक एक ही क्वेश्चन आया पिछले 5 साल में। तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अभी हम स्किप मार रहे हैं, तो वो हम नहीं पढ़ रहे। अगर तुम्हारा मन है तो तुम बुक से जाके पढ़ सकते हो। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यार आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक चीज हमने बीच में स्किप की थी, तो उसके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वैसे जनरली वो पढ़ाते नहीं है, बट बुक्स वगैरह में दिया होता है, तो उस पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो ये क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। तो ये मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर इसके 4-5 क्वेश्चन है, वो मैंने पीडीएफ में नीचे अटैच कर रखे हैं, तो तुम वहां से जाके इसको अपने आप से कर लेना, ठीक है। तो बता देता हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो होता क्या है यार कि देखो, अगर तुम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो लेट्स से कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस तुम्हारा वेरी करता है, ठीक है। कैसे वेरी करता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो तुम अभी लिख लो, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू, या रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर टी, है ना, अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो होता है R0, है ना, 1 + अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले जैसा दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर टी पर अगर तुम्हें वो निकालना है, ठीक है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिस टेम्परेचर से निकाल रहे थे, लेट से कुछ टेम्परेचर चेंज आया डेल्टा टी टाइप का, है ना। लेट से 20 से लेकर के तुम 100 पर गए, है ना। तो 20 वाला रेजिस्टेंस यहाँ लिखोगे, और 100 वाला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और वो कितना होगा, 20 पर जो रेजिस्टेंस था इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, जिसमें से तुम्हारे इस अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन जैसे ही फॉर्मूला तुम्हें लग रहा होगा, बस वैसा ही है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस पर सवाल आते हैं जेई मेन में थोड़े बहुत, तो इसलिए मैंने कहा ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हो, आर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, R0 इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। R0 क्या है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पर जो इनिशियल टेम्परेचर था उस पर रेजिस्टेंस R0 था, लेट से, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस R हो गया, तो आर आर की वैल्यू लिख सकते हैं R0 इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो अपने आप से लिख लेना इसको, बस यही है, सिंपल था, है ना। और अल्फा को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो फिर, है ना, अल्फा इज इक्वल टू R - R0 अपॉन T - T0, या डेल्टा टी जो भी कहना चाहो, ठीक है, इस तरीके से। और इंटू 1/R0 ये भी रहेगा साथ में, ठीक है। ये है वही थर्मल का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जैसा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ से 177 से लेकर के तुम्हारे यहाँ तक 183 तक। तो ये सारे तुम होमवर्क में कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद 184 से लेकर तुम्हारे 200 तक जो आखिरी क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें ज्यादातर तुम्हारे करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी वगैरह वाले पार्ट के हैं, तो वो अब ज्यादा आते नहीं है, तो उसको करने का भी फायदा नहीं है, तो वो अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम एक बार करंट डेंसिटी वाली थ्योरी जाकर के बुक से देख लेना, उसके बाद तुम वो कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, और उसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा, इसलिए भी उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, पीडीएफ में मैंने सारे डाल दिए हैं, ताकि तुम्हारे पास सारे रहे। तो इसी के साथ तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। ठीक है, ये 184 से लेकर 200 तक है, तो ये तुम अपने आप से कर लेना अगर तुम्हारा मन हो, तो बाकी को छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे साथ खत्म होता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह रही है अभी, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कैपेसिटर पढ़ाते वक्त, कि कैपेसिटर और करंट रजिस्टर के साथ में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक सर्किट में तुमने कैपेसिटर और रजिस्टर अगर साथ में लगाया तो क्या होगा। तो उस केस में क्या कहते हैं, उस वो थोड़ा सा थ्योरी है उसकी, तो उसमें तुम्हें मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कभी आगे। ठीक है, तो बस वही एक टॉपिक बच रहा है, उसके अलावा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटेड है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम मैग्नेटिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आई होप तुम्हें जितना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।